चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग आज का टॉपिक है सीरिया इशू। ठीक है, तो आप लोग सीरिया के बारे में न्यूज़पेपर में तो पढ़ ही रहे होंगे, जो सीरिया में चीज़ें चल रही हैं, राइट। लास्ट लास्ट चीज़ क्या पढ़ा था आपने? सीरिया में क्या हो रहा है? किसी की सरकार बनी है क्या? संक्रमणकालीन जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है, कौन सा ग्रुप है जिसका वहाँ पे अभी प्रभाव है दमिश्क में? नाम होगा कोई? नाम नहीं याद है? अच्छा, कोई बात। मिलिट्री ग्रुप है, विद्रोही ग्रुप होगा, है ना। असद साहब कहाँ भाग गए? बशीर अल असद रूस चले गए, है ना। आपने आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि उनकी वाइफ ने तलाक का आवेदन दिया है, आज ही का न्यूज़पेपर में था ना। तो एक तो देश गया, अब पत्नी भी चली जा रही है। ठीक है, तो जब एक बार समस्या आती है तो सारी समस्याएं एक साथ आ जाती है कि नहीं ऐसा? खैर, तो सीरिया का जो इशू है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू बना है मिडिल ईस्ट के लिए। नॉट ओनली मिडिल ईस्ट, एशिया, मध्य पूर्व एशिया नहीं, मध्य पूर्व का एक ब्रॉडर अगर डायमेंशन देखें तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये बन सकता है और बन रहा भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई दो पक्ष या तीन पक्ष नहीं है, मल्टीपल चार पांच फैक्टर्स हैं, इंटरनल तीन चार ग्रुप्स हैं, उसको सपोर्ट करने वाले एक्सटर्नल तीन चार देश हैं, और सबके बीच एक ऐसी खिचड़ी है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यह है कि 8 नवंबर को वहाँ पर दमिश्क जो सीरिया की राजधानी है, ये सीरिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे शहरों का, एक दो शहरों का बस लोकेशन मोटा मोटी जैसे मैं बोलूंगा तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए कहाँ है दमिश्क, कहाँ पे है सीरिया में, किसी को आइडिया? कौन सा छोर पे है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? इधर क्या होता है? यहाँ पे दमिश्क है ना, यहाँ के आसपास, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, दमिश्क यहाँ पे है। फिर एक शहर इदलीब का नाम सुनते होंगे आप लोग, और एक अलेप्पो का नाम सुनते होंगे। तो सीरिया में दमिश्क राजधानी है, जहाँ पे असद भाई साहब बैठते थे, और ये लेबनान बॉर्डर के पास सटा हुआ है, लेबनान बॉर्डर से। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा शहर अलेप्पो था, अलेप्पो सीरिया में बेसिकली देखो ये सब दो तीन चीजें साथ में चलते रहेंगी। सीरिया में 2011 में एक तरीके से गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 2011 में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो असद, जो बशीर अल असद हैं, उनके पिताजी थे हाफिज अल असद, वो भी 30 साल से शासन में थे, और 2001 में अपने बेटे को उन्होंने सौंप दिया कि लो चलाओ, देश चलाओ। 10 साल उन्होंने चलाया, और 2011 में क्या हुआ कि वहां पर गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। जब गृह युद्ध स्टार्ट हुआ तो इस एरिया, अलग अलग एरिया में अलग अलग रूप से, धीरे धीरे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, बट दूसरा जो सबसे बड़ा शहर एक यहाँ पर है अलेप्पो। ठीक है, तो अलेप्पो पे विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था, दूसरे सबसे बड़े शहर पे। फिर 4-5 साल लड़ाई चली, और 2015 में रूस की एंट्री हुई सीरिया में, और रूस ने हवाई हमले किए, और रूस ने असद की सरकार को काफी सपोर्ट किया, रूस ने और ईरान ने, दोनों ने। आप देखेंगे ईरान भी इसके बगल में है, और ये इराक है। तो ये जो एरिया है, ये वाला, इस एरिया में एक जनजाति या जाति रहती है, कुर्द। कुर्दों का नाम सुने होंगे आप लोग, काफी लड़ाकू जाति हैं। तो कुर्द तुर्की में भी हैं, कुर्द इराक में भी है, कुर्द सीरिया में भी है, कुछ कुर्द ईरान में भी पाए जाते हैं। तुर्की के जो अभी के राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है उनका? एर्दोगन, रेसप तैयब एर्दोगन। तो एर्दोगन भाई साहब तुर्कों को अपने लिए सबसे कुर्दों को अपने लिए सबसे ज्यादा खतरा मानते हैं, और उनका एकमात्र उद्देश्य है कि कुर्दों का खात्मा कर दिया जाए। ठीक है, अल्पसंख्यक हैं तुर्की में भी, सीरिया में भी है। ठीक है, तो इस एरिया में, और इनफैक्ट ये सब एरिया में भी पाए जाते हैं, नॉर्थ सीरिया और नॉर्थ ईस्ट सीरिया में कुर्दों का ये है, रहवास है। ठीक है, तो इस एरिया में अलेप्पो था। अलेप्पो पर हमला करके 2015 में रूस की एंट्री होती है, और 2016 में अलेप्पो फिर से वापस असद के पास आ जाता है। सीरिया की जो गवर्नमेंट दमिश्क में चला रहे हैं लोग, तो उनके पास 2016 में वापस आ जाता है। अभी क्या हुआ घटनाक्रम, कि अभी आप इस पूरे घटनाक्रम को सिनेरियो देखो, ये इसीलिए मैंने यहाँ लिखा उलझता परिदृश्य। इतना उलझा हुआ है कि यहाँ पर एक चीज काम नहीं कर रहा है, 8 से 10 फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब इजराइल हमास वार स्टार्ट हुआ, इजराइल पे हमले के बाद, तो इजराइल ने सबसे पहले तो गाजा पट्टी में हमास को भयानक नुकसान पहुंचाया। इजराइल कहाँ पे है? ये वाला पार्ट है, ये इजराइल है, और ये गाजा पट्टी है, ये गाजा है, ये वाला एरिया वेस्ट बैंक है ना। और ये एरिया जो है, इस देश का नाम क्या है? लेबनान। अच्छा, ये बॉर्डरिंग कंट्रीज भी याद रखे, सीरिया है तो मध्य पूर्व, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया ऑलवेज से ऑल टाइम फेवरेट रहा है प्रीलिम्स के लिए भी। आप देखते होंगे कि इजराइल का पर तो 2 बार प्रीलिम्स में सवाल पूछा है, बॉर्डर पे लगाओ। सीरिया पे पूछा हुआ है 1 बार सवाल, इनमें से किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, राइट ना।
तो खैर, तो ये देश है लेबनान। लेबनान के जो दक्षिणी हिस्सा है और इजराइल का उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पर एक आतंकवादी संगठन इजराइल कहता है सक्रिय कौन है? हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह है लेबनान में सक्रिय। गाजा में कौन सा सक्रिय है? हमास। और ये दोनों को समर्थन देता है ईरान। रास्ता उसका कहां से था? वाया सीरिया। अब ये देखो, सारी कहानी सोच के देखो कि कैसे क्या चल रहा है। तो हम गाजा, अब सारा स्टार्ट हुआ, गेम बिगाड़ा किसने? हमास ने। हमास की एक सबसे बड़ी गलती रही कि उसने एक ऐसा अटैक किया इजराइल पे, और बेसिकली वो सिविलियंस लोगों पे अटैक था, जो कि किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है कि कुछ लोग किसी शहर पे जाके अटैक कर दो, कुछ लोग पार्टी मना रहे हैं तो उसको मार दो, राह चलते किसी को मार दो। तो लगभग 1000 लोगों की हमास ने हत्या कर दी थी इजराइल में। उसके बदले में इजराइल ने क्या किया कि प्रत्युत्तर में एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम चालू किया। 2023 में अटैक हुआ था ना, तो हमास के विरुद्ध एकदम खात्मे का अभियान चालू किया, और एक तरीके से पूरे गाजा पट्टी में हमास को तहस नहस कर दिया। नॉट ओनली हमास, आप देखोगे गाजा पट्टी का फोटो तो आपको लगेगा कि किस तरीके की यहाँ पे परेशानी हुई है लोगों की। तो लोगों की परेशानी जुड़ी हुई कहीं ना कहीं हमास से थी। अब इजराइल जब गाजा पट्टी में हमास को तंग कर रहा था, तो उसको सपोर्ट ईरान देता था, और जब हमास बहुत कमजोर हो रहा था तो एक दूसरे फ्रंट पर ईरान ने लेबनान के जो इस छोरे में था, हिजबुल्ला सक्रिय है। देखो, हिजबुल्ला को दुनिया के कई सारे जो देश हैं वो आतंकवादी संगठन मानते हैं, बट दुनिया के कई सारे देश इसको राजनीतिक दल भी मानते हैं, क्योंकि लेबनान में एक पॉलिटिकल पार्टी है ये। ठीक है, तो ये दक्षिणी हिस्से में सक्रिय है। तो एक तरफ जब गाजा में हमास कमजोर हो रहा था, तो ईरान ने हिजबुल्ला को सपोर्ट किया। हिजबुल्ला को कहा कि आप इजराइल के उत्तरी सिरे पे आक्रमण करो, ताकि इजराइल दो फ्रंट पे बट जाए, दो फ्रंट पे युद्ध लड़ना पड़े। तो यही किया। अब आप देखिएगा, कुछ समय के बाद 2024 में यहाँ हिजबुल्ला ने इजराइल पर बमबारी अटैक कर दी, और आमने सामने रॉकेट्स, मिसाइल लॉन्चर्स, जमीनी स्तर पे भी। तो इजराइल को अपनी सेना उतारनी पड़ गई, उत्तरी इजराइल में भी, लेबनान के विरुद्ध। अब ये दोनों जगह गाजा पट्टी में हमास को खत्म कर रहा है इजराइल, और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला को खत्म कर रहा है। तो जब ये दोनों लोग खत्म हो रहे हैं, तो नुकसान किसको पहुंच रहा है? ईरान को। क्योंकि हिजबुल्ला और हमास जो है वो एक तरीके से ईरान का प्रॉक्सी संगठन है। ईरान उसको क्या करता है? सपोर्ट करता है, राइट। तो अब आप देखिएगा कि जब इंतहा हो गई, बहुत दिन तक युद्ध चलने लगा, इजराइल पर कई सारे प्रेशर, घरेलू प्रेशर आने लगे, इजराइल के अंदरूनी राजनीति में प्रेशर आने लगा, दुनिया में प्रेशर आने लगा कि युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो। आपने देखा कई सारे जब मानवीय और मानवाधिकार संगठन भी आवाज उठाने लगे, देश आवाज उठाने लगे, तो इजराइल ने अपनी लड़ाई को तेज थोड़ा और किया, ताकि जल्दी से इसको खत्म किया जाए। आपने देखा कि सबसे पहले पेजर विस्फोट में हिजबुल्ला के हजारों लड़ाकों का हाथ और ये सब चीज डैमेज हुआ, कई सारे लड़ाके मारे गए। अब उसकी आप कहानी किसी और बाद में करेंगे, बट वो पेजर अटैक एक दिन का कहानी नहीं था। वो आज का न्यूज पढ़ोगे तो कल का एक रिपोर्ट था द हिंदू में कि आज से 8-10 साल पहले उसने प्लान किया था, खुफिया एजेंटों ने, इजराइल ने। तो इजराइल जब कोई काम करता है तो सोचो कितना लंबा प्लानिंग करके कोई काम करता है। आज कोई काम कर रहा है 10 साल बाद के इम्प्लीकेशंस के लिए। तो हिजबुल्ला के लड़ाकों को यहाँ खत्म किया। फिर आपने देखा कि ईरान की राजधानी तेहरान में हिजबुल हमास के जो चीफ था उसको वहां खत्म किया, ड्रोन अटैक से, मिसाइल अटैक से। फिर हिजबुल्ला के चीफ को भी वहीं पे खत्म किया। और इनफैक्ट नॉट ओनली ईरान में, सीरिया में भी कई सारे ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके कमांडर्स को मारा। उसमें हिजबुल्ला के कई सारे कमांडर्स को मारा, हमास के टॉप लीडर्स को मारा। तो इजराइल ने चुन चुन के हमास और हिजबुल्ला के टॉप लीडर्स को खत्म करना स्टार्ट किया। इसी से कहानी एक और एंगल से जुड़ती है। ये सब समझ में आ रहा है कि घोच पोच हो रहा है? इसी से एक और चीज जुड़ती है कि जो ईरान का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, ईरान में आप देखोगे कि अलग दो तरीके के शासन व्यवस्था है। एक तो सुप्रीम कमांडर वहां होता है, सुप्रीम धर्मगुरु जो है खुमैनी साहब, अयतुल्ला खुमैनी साहब। तो ईरान का जब क्रांति हुई थी, इस्लामिक क्रांति, उसके बाद धार्मिक मामलों पर उनका पूरा नियंत्रण है। धार्मिक के साथ साथ एक तरीके से राजनीतिक मामलों पर भी उनका नियंत्रण आप कह सकते हो। और फिर एक राष्ट्रपति वहां पर निर्वाचित होते हैं। ठीक है, अभी जो पीछे वाले राष्ट्रपति थे उनका आपने देखा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई थी, वो भी बड़ा विवादास्पद था। कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने मारा, बट उसका काफी कहानी है, इस तरफ कहीं हुआ था, इस एरिया में। खैर, तो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के संरक्षण में हिजबुल्ला और हमास के टॉप लीडर्स रहते थे तेहरान में, या विजिट करते थे तेहरान में। कहां से? सीरिया वाले एरिया से, इराक वाले एरिया से, ऐसे ईरान में आते थे। तो जब टॉप टॉप लीडर्स मारे जाने लगे, तो कहीं ना कहीं ईरान के अंदर भी एक शक घर आने लगा कि हमारे जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है, ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है,
तो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के अंदर भी इजराइल के एजेंट्स घुसपैठ कर चुके हैं, ऐसा वहां लगा। तो ईरान ने अपने अंदर काउंटर इंटेलिजेंस, मतलब जो उनकी इंटेलिजेंस है, जो उनके रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनके अंदर इजराइल के एजेंट्स को पता लगाने के लिए अभियान चालू किया जाने लगा। और वो लोग हिजबुल्लाह के कुछ कमांडर्स को यहाँ नियुक्त करने लग गए हैं, उनका पता लगाने के लिए कि ये बाहरी आदमी है। अब देखो कितनी खिचड़ी बन रही है। तो और हिजबुल्लाह खुद ही इधर लड़ने दूसरे फ्रंट पे इजराइल से लड़ रहा है, और इसके टॉप लीडर्स को इजराइल मार रहा है। तो ईरान कितने संकट में पड़ गया कि एक तो उसका अपना रिवोल्यूशनरी गार्ड, एक तो उनके जो सबसे बड़े लीडर थे रिवोल्यूशनरी गार्ड के, एक सुलेमानी भाई साहब थे, उनको 2020 में अमेरिका ने ड्रोन अटैक से मार गिराया था। अमेरिका ने ड्रोन अटैक इसलिए किया था क्योंकि ईरान ने इस एरिया में अमेरिका के कुछ बेसेज पे हमला किए थे, ठीक है। तो ईरान ने बदले, अमेरिका और ईरान का भी टेंशन चलता रहता है, एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे चलता है, और दूसरा इस एरिया में 2 बार बहुत बड़े बड़े दोनों के बीच संघर्ष हुए जो कि युद्ध में नहीं बदल पाए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे पर कई सारे मिसाइल अटैक्स किए हैं। एक्चुअली ईरान का क्या, अमेरिका का क्या है कि इराक में कई सारे सैन्य बेसेज हैं। आप जब वहां इराक से हटाया था, आपको याद होगा, इराक में अमेरिकी सेना आज से तो नहीं है, बहुत समय पहले से है। तो इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद से अमेरिकी सेना मौजूद है, और उसके कई सारे वहां पर सैन्य बेसेज हैं, एयर बेसेज हैं। उस पर ईरान समर्थित लोग हमला करते हैं, या सीरिया की तरफ से भी हमला होता है, ठीक है। फिर आईएसआईएस का जब उदय हुआ, ठीक है, इस्लामिक स्टेट्स का उदय हुआ, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया उसका नाम ही है। तो इस्लामिक स्टेट्स के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में अमेरिका ने क्या किया कि इराक के साथ साथ सीरिया के भी क्षेत्रों पर बमबारी स्टार्ट की। और चूंकि सीरिया में ईरान के अपने हित हैं, तो बदले में कभी कभी जब ईरान के कुछ हितों को नुकसान पहुंचता था, तो ईरान के समर्थक लोग इराक में अमेरिकी बेसों पे हमला करते थे। और बदले में 2020 में एक बहुत बड़ा इशू ये हुआ कि रिवोल्यूशनरी गार्ड के सबसे टॉप कमांडर सुलेमानी को अमेरिका ने मार गिराया। उसके बदले ईरान ने भी कई सारे अटैक्स किए थे इस पे, बेसिस पे। खैर, तो इस पूरे कहानी का मतलब ये हुआ कि इजराइल पर जब हमला हुआ, इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास को खत्म करने की कसम खाई, तो ये दोनों को तो खत्म कर दिया, पूरे टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। अभी आप देखोगे हिजबुल्लाह के साथ शांति समझौता हो चुका है, सीज फायर हुआ अभी कुछ दिन पहले। सीज फायर हुआ क्या, जब हिजबुल्लाह के पास कुछ बचा ही नहीं, तो सीज फायर एक रास्ता ही था। आप देखो हिजबुल्लाह के सारे टॉप कमांडर्स मारे गए, उसका चीफ मारा गया, उसके बाद का जो चीफ मारा वो भी 2-4 दिन में मारा गया, तो सब मारे गए। उसके ज्यादातर जो ग्राउंड लीडर पे लड़ाके थे, उन पेजर विस्फोट में उनको नुकसान पहुंच चुका था। तो ये दोनों कमजोर हुआ, और ईरान ऑलरेडी कमजोर इन दोनों की वजह से हो रहा था, और अमेरिका से पंगे के कारण। तो जब ईरान कमजोर हुआ, तब यहाँ पे सीरिया की कहानी आपको अच्छे से समझ में आई। एक तो समझ में है कि ईरान क्यों कमजोर हुआ इस पूरे कहानी से। इजराइल हमास का युद्ध हुआ, इजराइल गाजा का जो युद्ध चल रहा है, इस पूरे कहानी का स्टार्ट बिंदु ये है, और यहाँ से क्या हुआ कि ईरान कमजोर हो रहा है, पहला चीज। दूसरा, अब आते हैं रूस पे। रूस को आपको पता है कि रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है इतने समय से। रसिया यूक्रेन, रूस ने स्टार्टिंग में सोचा था कि हम लोग इसको 1 सप्ताह 1 महीने में जीत लेंगे, लेकिन आज के डेट में देखो 2 साल से ज्यादा हो चुका है, युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो और रसिया के लिए आज बहुत ज्यादा ये सिरदर्द की बात है। पहले तो पुतिन कभी नहीं बोलते थे कि हम लोग युद्ध विराम करेंगे, शांति समझौता करेंगे, लेकिन कई बार बोल चुके हैं पिछले 6-7 महीने में कुछ शर्तें। अब यूक्रेन कभी कभी नहीं मानता है, और अब तो यूक्रेन की इतनी हिम्मत हो गई कि रसिया के अंदर जाके अटैक कर रहा है, मिसाइल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स कर रहा है, राइट। तो रूस अपने मोर्चे पे बहुत ज्यादा घिरा हुआ है, सैन्य मोर्चे पे भी घिरा हुआ है, और आर्थिक प्रतिबंधों का जब से सामना कर रहा है, तो उसकी कमर टूट चुकी है रशियन इकोनॉमी की। तो रूस कमजोर हो चुका है। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिए कि आज के डेट में जो स्थिति है वैश्विक तौर पे, और रूस काफी कमजोर हो चुका है, और ईरान काफी कमजोर हो चुका है। अब यहां से रियल कहानी सीरिया की स्टार्ट होती है, क्योंकि सीरिया के सबसे बड़े मित्र देश कौन थे? रूस और ईरान, ठीक है। और दोनों मित्र उसका बर्बाद हो गया है, हेल्प करने के पोजीशन में नहीं है। अब आते हैं सीरिया पे। ये समझ गया वैश्विक एक मोटा मोटी आइडिया, अभी और आएंगे डिटेल में। तो सबसे पहले तो सीरिया की जो कहानी स्टार्ट होती है, और सीरिया का लोकेशन, अच्छा लोकेशन में मैंने बताया आपको कि यहाँ पर क्या है, दमिश्क है, इस एरिया में अलेप्पो है, ये एरिया में एक इदलीब करके जगह है, इदलीब, इस एरिया में अलेप्पो है। हमने बोला कि इस एरिया में कुर्दों का एक तरीके से प्रभुत्व है, कुर्द रहते हैं इस एरिया में। और अच्छा, जो कुर्द लोग हैं, सबकी एक स्थिति भी आपको धीरे धीरे यहीं पे समझा देते हैं कि जो कुर्द हैं, कुर्द बेसिकली, कुर्दों को एक सीमा तक अमेरिका सपोर्ट करता है। कुर्दों ने यहाँ सीरिया की जो असद सरकार थी, सीरिया की जो असद सरकार थी, उससे लड़ने के लिए कुर्दों ने
एक बनाया अपना, उसको नाम है यहाँ पर एरिया में एसडीएफ बनाया था, एक फोर्स बनाया, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, एसडीएफ, ठीक है। इस एरिया में सीरियन नेशनल आर्मी, ये सब विद्रोही समूह हैं, कई सारे सीरिया में विद्रोही समूह हैं, बता रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, सब बताएंगे क्या चाहते हैं। तो सीरियन नेशनल आर्मी, इस बस अभी भौगोलिक लोकेशन समझो आप। सीरियन नेशनल आर्मी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सक्रिय है, कौन से एरिया में, जहां पे इदलीब और एलेप्पो है, इदलीब और एलेप्पो इस एरिया में था, ठीक है। इस एरिया में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, जो कि किनका है, कुर्दों का है, ठीक है। इस एरिया में असद का अपना कंट्रोल था, ठीक है। और बीच में पूरे एरिया में, इनफैक्ट इधर एरिया में एक एचटीएस करके सबसे बड़ा समूह है, हयात तहरीर अल शाम, इसी के नेतृत्व में बेसिकली दमिश्क पर अभी कब्जा हुआ है। हयात तहरीर अल शाम, इसका जो लीडर है जोलानी नाम है उसका, ठीक है। तो अबू मोहम्मद अल जोलानी, तो जोलानी भाई साहब पैदा हुए थे, या उनका जो रूट है वो गोलन हाइट्स क्षेत्र में। गोलन हाइट्स आप लोग नाम सुने होंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा भी है, गोलन हाइट्स क्षेत्र कहाँ पे है। गोलन हाइट्स का भी लोकेशन देख लो, ये जो सीरिया है ना, यहाँ दिख भी रहा है इनफैक्ट, ये देखो, ये जो थोड़ा सा ये वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला व्हाइट सा छोटा सा जगह, वही गोलन हाइट्स है। छोटा सा दिख रहा है ना, ये इजराइल वाला हुआ, ये लेबनान हुआ, ये सीरिया हुआ, इजराइल और सीरिया के बीच में एक छोटा सा क्षेत्र है, वो गोलन हाइट्स है। छोटा सा एक चट्टानी क्षेत्र है, कुछ वहां पर है भी नहीं। बट 1967 में जब इजराइल का एक वॉर हुआ था, आप लोग जानते होंगे शायद, 6-7 दिन का युद्ध हुआ था, तो 1967 के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से छीन लिया था। 1967 के युद्ध में इजराइल ने बहुत सारी चीजें छीनी, मिस्र से सिनाई पेनिनसुला छीन लिया था, सीरिया से गोलन हाइट्स छीन लिया था, और ये जो गाजा और वेस्ट बैंक में अपने क्षेत्रों को और बढ़ाया था, ठीक है। तो गोलन हाइट्स के क्षेत्र में पैदा हुए। गोलन हाइट्स पारंपरिक रूप से सीरिया का रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में उस पर इजराइल ने क्या कर रखा है, आधिपत्य कर रखा है, कब्जा कर रखा है। सीरिया के लोगों के लिए वो एक भावनात्मक मुद्दा है, बट दिक्कत है कि सीरिया के कौन से लोगों के लिए। सीरिया एक बहुधार्मिक, सीरिया जो है, सीरिया एक बहुधार्मिक बहुजातीय देश है। इस एरिया में ज्यादातर मुस्लिम आबादी ही है ऑब्वियसली, लेकिन सीरिया और इराक दो ऐसे देश हैं जहां पर मुस्लिम्स के अंदर भी कई सारे डिवीजन हैं। शिया सुन्नी का डिवीजन तो हो ही गया, उसके अलावा आपने कुर्दों का डिवीजन देखा, उसके अलावा ईसाई भी दोनों देशों में रहते हैं। ईरान में ऐसा नहीं, ईरान शिया प्रभुत्व है, सऊदी अरब सुन्नी प्रभुत्व का देश है, लेकिन जहां दोनों के, इराक और सीरिया में चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इराक और सीरिया दोनों में चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है। मैं क्या बता रहा था आपको कि सीरिया में, हाँ, हयात अल शाम के बारे में। तो हयात अल शाम के जो जोलानी भाई साहब वो गोलन हाइट्स में पैदा हुए, और स्टार्टिंग में वो अलकायदा से जुड़े हुए थे, अलकायदा आतंकवादी संगठन उससे जुड़े हुए थे, और इराक में उन्होंने अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी अलकायदा के नेतृत्व में। फिर जब आईएसआईएस बना तो आईएसआईएस में शामिल हो गए, और अमेरिका ने उन पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा, उनको गिरफ्तार भी किया गया, जोलानी भाई साहब को, बाद में उनको रिहा किया गया। तो जोलानी इराक के बाद सीरिया में, पैदा सीरिया में हुए गोलन हाइट्स में, फिर सीरिया में आए और उन्होंने बनाया एचटीएस, हयात तहरीर अल शाम। उसका उद्देश्य था कि सीरिया में असद की सरकार को उखाड़ फेंकना और सीरिया पर कंट्रोल करना ऑब्वियसली। तो वर्तमान में जो सीरिया में कब्जा है वह किसके नेतृत्व में है, एचटीएस के नेतृत्व में। हमने यहाँ पर 3-4 बताया, किस विद्रोही समूह में कौन है, सबसे बड़ा कौन है, एचटीएस। एचटीएस है, नेता कौन है इसके, जोलानी, ठीक है। सपोर्ट इसको कौन कौन करता है आगे चलेंगे इस पे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए इस पर नहीं बात कर रहे हैं। अगला जो मैंने बोला, एक सीरियन नेशनल आर्मी बोला, दूसरा एक बोला सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस किनका है, कुर्दों का है, और कुर्दों को जनरली यूएसए और पश्चिमी लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कुर्दों के भयानक विरोधी है तुर्की, तुर्की है, मैंने बताया ही आपको कि तुर्की कुर्दों का भयानक विरोधी है, अपने अस्तित्व के लिए एर्दोगन संकट मानते हैं, और इसी को काउंटर करने के लिए इस एरिया में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सीरियन नेशनल आर्मी बनाया, जो कि तुर्की का समर्थन है। लेकिन ये भी लड़ रहा है असद के खिलाफ। अब देखो, ये भी लड़ रहा है असद के खिलाफ, ये भी लड़ रहा है असद के खिलाफ, ये दोनों में भी बहुत अच्छा संबंध नहीं है, ये दोनों में तो संबंध है ही नहीं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, और ये दोनों में भी बहुत अच्छा संबंध नहीं है, और इन तीनों लोग लड़ रहे हैं असद के खिलाफ।
जनरली क्या होता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। यहाँ पर कहानी नहीं समझ में आ रही है, हम इसको हटाना चाहते हैं, ये इसको हटाना चाहता है, ये इसको हटाना चाहता है, कोई दोस्त नहीं है। समझ रहे हो? तो ये कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां पर मोटा मोटी समझ में आया, चीजें आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो सबसे पहले सीरिया, अच्छा एक चीज और समझ लो, थोड़ा सा चीजें समझने में आएगी। यहाँ पर दो प्लेयर आपको समझ में आएंगे कि सबसे बड़े बड़े दो प्लेयर में बार बार नाम लिया, एक तो तुर्की का और एक ईरान का। तो अभी भी जो सीरिया का उलझता परिदृश्य है, उसमें दो सबसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनके अपने हित जुड़े हुए हैं, किनके? तुर्की के और ईरान के। और इन दोनों हित कनेक्टेड है। अच्छा, ये तो छोटे छोटे स्तर, सीरिया के अंदर की लड़ाई बताया, सीरिया के बाहर का देखिए। तुर्की और इजराइल दुश्मन, तुर्की और इजराइल विरोधी हैं, और इजराइल और ईरान भयानक विरोधी है। ईरान का कहना है कि हम इजराइल को खत्म करके रहेंगे, इजराइल का कहना है कि ईरान को हम खत्म कर देंगे। ये दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त नहीं है, बट दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ईरान चाहता है कि मुस्लिम जगत का खलीफा हम बने, तुर्की का कहना है कि भैया बगदाद में खिलाफत था, हम कैसे खलीफा बनने देंगे। तुर्की पूरे मुस्लिम जगत का खलीफा बनना चाहता है। तो ये दोनों में भी अच्छे संबंध नहीं, ईरान और इजराइल में भी अच्छे संबंध नहीं, इजराइल और तुर्की में भी अच्छे संबंध नहीं, और इन सब का सीरिया में अलग अलग हित है। तो आपको लगता है कि सीरिया, मतलब सीरिया क्या बन जाएगा? समझ में आ रहा है कि सीरिया की कैसी दुर्गति होने वाली है अभी फिलहाल? तो जब तक असद थे तब तक कम से कम सीरिया बर्बाद था, बट स्टिल एक कंट्री के तौर पे चल रहा था। अब यहाँ चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होने की पॉसिबिलिटी बन रही है अगर चीजों को अच्छे से संभाला न जाए तो। ठीक है, तो सीरिया पर लगभग 5 दशक से, मतलब 50 साल से सिर्फ दो आदमी का शासन रहा है। बशीर अल असद के पिताजी थे हाफिज अल असद, उन्हीं का 1971 से 2000 तक शासन था। ठीक है, लगभग 29 साल तक उन्होंने शासन किया, और उसके बाद बशीर अल असद अभी वाले आए। तो 2001 से लेके अभी 2014, सॉरी 23 साल तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, अभी वो रूस चले गए हैं, जैसे दमिश्क पर आया। अच्छा, दमिश्क पर कब्जे की कहानी मैंने बताया, अलेप्पो वाला एक याद आ रहा है, अलेप्पो एरिया। तो ईरान जब कमजोर हुआ, रूस जब कमजोर हुआ, तो अलेप्पो पर इस साल के स्टार्ट में विद्रोहियों ने क्या किया कि कब्जा करने का प्रयास फिर से चालू कर दिया। विद्रोही मतलब कौन? उस एरिया में याद करो, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अलेप्पो है, एसएनए, सीरियन नेशनल आर्मी। लेकिन सिर्फ एसएनए ही नहीं है वहां पे, एसएनए और एचटीएस दोनों ने मिलकर कब्जा किया वहां पर। तो सीरिया के अंदर भी लड़ाई चलती है, एक समूह के अंदर भी लड़ाई चल रही है। लेकिन जब कब्जे की बारी आई तो दोनों साथ हो गए, और इनफैक्ट कुर्दों का जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस था वो भी साथ दिया अलेप्पो पर कब्जा करने में। तो सारे विद्रोही समूहों ने मिलकर अलेप्पो पर कब्जा किया। अभी 30 नवंबर को दोबारा से, 2016 में इनके कब्जे से वो बाहर चला गया था। 2016 में मैंने बोला कि 2015 में रसिया ने अटैक किया, रसिया ने हवाई हमला किया और अलेप्पो को वापस ले लिया था असद ने। और अभी 8 साल के बाद, फिर से 7 साल के बाद अलेप्पो पर 30 नवंबर को किसने कब्जा कर लिया? विद्रोही गुट ने। अब यहां पर लोगों को लगा कि ठीक है, अलेप्पो पे कब्जा हुआ, फिर से लड़ाई स्टार्ट होगी। असद भाई साहब को लगा कि एक बार और अलेप्पो पे कब्जा हुआ था, हमने छुड़ा लिया था, है ना। 2011 में भी अलेप्पो पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था, 2016 में हमने छुड़ा लिया था। कहानी वहीं पर खत्म नहीं हुई। 2016 और 2023 में बहुत अंतर है। कैसे अंतर है? 2016 की कहानी और 2024, सॉरी 23 नहीं, 24 की कहानी में अंतर है कि इसके सबसे बड़े जो दोस्त हैं ईरान और रूस, दोनों लोग हाथ खड़े कर दिए। कोई हेल्प करने की पोजीशन में नहीं था, ना तो ईरान और ना तो रूस। ईरान अपनी ही इशू में उड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स था उसका ज्यादातर टॉप कमांडर्स की डेथ हो गई थी। ईरान में पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, आप देख रहे हो कि वहां के राष्ट्रपति की डेथ हुई। ईरान राजनीतिक रूप से भी अभी स्थिर नहीं है। ईरान में आप देख रहे हो कि सामाजिक रूप से भी बुर्का और हिजाब के अगेंस्ट में और कई सारे और सामाजिक मुद्दों पर कई सारे बार आपने देखा कि चला, अभी एक सिंगर को गिरफ्तार किया गया तो देशव्यापी वहां भी विरोध प्रदर्शन हुआ। बाद में वहां के राष्ट्रपति को कहना पड़ा कि हम लोग फिर से इस मुद्दे पे विचार कर रहे हैं। तो सामाजिक तनाव, सामाजिक प्रदर्शन वहां चल रहा है, राजनीतिक तौर पर सत्ता स्थिर नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि बाह्य तौर पे यहाँ पर इसके जो सबसे बड़े एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, इनफैक्ट इसको ईरान कहता है, और इसमें कौन कौन है? हमास, हिजबुल्ला। हिजबुल्ला कहाँ सक्रिय है? लेबनान में। हमास सक्रिय है फिलिस्तीन गाजा वाले क्षेत्र में। और तीसरा आपने सुना होगा हाउती विद्रोहियों का। हाउती कहाँ है? यमन वाले क्षेत्र में, जो कि सऊदी पे अटैक करते हैं, राइट। तो ये सब जितने आतंकवादी संगठन है सबको भरण पोषण ईरान करते आया था, और ईरान खुद ही टेंशन में चल रहा है। और इसमें से दो सबसे बड़े जो उनके ग्रुप के चंगू मंगू थे,
उसको इजराइल ने तहस नहस कर दिया है। ठीक है, तो इनका एक दोस्त तो अपने ही खास कई सारे मुश्किल में पड़ा हुआ था, दूसरा रूस जो है वो किसी भी पोजीशन में नहीं था कि हेल्प करे। हेल्प करने के नाम पर जब बशीर अल असद ने मांगी हेल्प, तो छिटपुट कुछ हमले, बस हवाई हमले किए। 2016 के पोजीशन 15 के पोजीशन से अलग हटके 15 में रूस ने अपनी ताकत लगा दी थी अलेप्पो को वापस लेने में। खूब हवाई हमले हुए थे, हजारों हवाई हमले किए। ठीक है, तो पहला तय हुआ कि ये भाई साहब कोई हेल्प नहीं मिला, तो अल्टीमेटली जब 30 नवंबर को अलेप्पो में और उसके बाद अलेप्पो से दमिश्क तक विद्रोही सेना जब बढ़ रही थी, तो मान के चलिए कि जीरो रेसिस्टेंस मिला, कहीं लड़ाई ही नहीं हुई, और सीधे सीधे बढ़ते बढ़ते 8 नवंबर को दमिश्क में सेना घुस गई। आप यही घटनाक्रम याद करिए जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था। आप उस समय न्यूज़पेपर्स, तालिबान वाला हमारे यहाँ ज्यादा कवरेज मिला क्योंकि थोड़ा भारत से कनेक्टेड हिट था। तो आप देखे होंगे कि एक दिन में वहां के राष्ट्रपति और ये सब लोग कैसे, एक दिन में कैसे तालिबान पूरा हर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, पूरे काबुल पर कब्जा कर लिया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी कब्जा हो जाएगा, एक दिन में कोई रेसिस्टेंस ही नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं हुआ। सेम चीज दमिश्क में हुआ, जब विद्रोही सेना एचटीएस, सीरियन नेशनल आर्मी जब घुसते आई अलेप्पो से, जब वापस आते आई, और 7-8 दिन में पूरा दमिश्क दमिश्क में आई और एक दिन में दमिश्क पर कब्जा कर ली। असद भाई साहब पहले ही भागने के मूड में थे, रसिया उनको पहले अपने यहाँ एसाइलम भी नहीं दे रहा था, बट बहुत सारे शर्तों के अधीन उनको फिर रसिया में आने की अनुमति मिली कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। अभी न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट है उनके सारे धन को ये रख लिया गया है, जब्त कर लिया है रूसी अधिकारियों ने, उनको मीडिया से बोलने की अनुमति नहीं है, और बहुत सारी और चीजें है। एक हमारे यहाँ शेख हसीना मैडम आई थी, तो हमने उनको इज्जत सम्मान से रखा हुआ है सारी चीजें, और एक वो वहां गए हैं, दोनों में अंतर है ना। खैर, ये सब मैंने आपको कहानी बताई कि जो ये हयात अल तहरीर है वो सुन्नी संगठन है, मैंने आपको बता ही दिया सुन्नी संगठन है, इसीलिए इसका ईरान से बैर भी है। क्यों? क्योंकि ईरान क्या है, शिया बहुल है। तो अब यहाँ कहानी ये भी देखो एंट्री कैसे चल रही है। अब ये सुन्नी समर्थक है, इसीलिए ईरान का विरोधी भी रहेगा, और असद भाई साहब शिया थे, तो हटाने में यहाँ धार्मिक एंगल भी एक काम कर रहा है सीरिया में। और मैंने पहले ही बताया कि इराक और सीरिया इस क्षेत्र में दो ऐसे देश हैं जो कि बहुधार्मिक और बहुजातीय हैं। वहाँ किसी एक शिया या सुन्नी संप्रदाय का प्रभुत्व तो नहीं है। जैसे सऊदी अरब सुन्नी क्षेत्रों का नेता है ना, सुन्नी देशों का नेता है, और ईरान शिया का नेता है। लेकिन इराक और सीरिया में दोनों के अपने अपने हित हैं, लगभग लगभग बराबर आबादी है, कम ज्यादा थोड़ी बहुत है, राइट। ये मैंने आपको बताया है कि सीरियन नेशनल आर्मी के बारे में, ठीक है ना। और बस 7 से 8 दिन में दमिश्क पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। कोई रेसिस्टेंस नहीं मिला कहीं, कोई, जब अलेप्पो से सीरिया की तरफ सेना बढ़ती गई तो कोई रेसिस्टेंस ही नहीं मिला बेसिकली, ठीक है ना। और एक और कहानी यहाँ देखो, मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में एक बार कि एचटीएस वाला मुद्दा किसको कौन सपोर्ट करता है उसको बाद में बोलेंगे। एचटीएस जो है हयात तहरीर अल शाम, जिसका बेसिकली मेन जो अभी दमिश्क पर कब्जा है इसी का कब्जा है। प्रधानमंत्री जो है वहाँ के, या जो जोलानी है, बेसिकली दमिश्क पर अभी कई सारे ग्रुप्स कब्जा कर रखे हैं। जैसे आप ऐसे कहानी समझो कि मुखर्जी नगर पर कोई एक कमांडर ने कब्जा कर रखा है, जीटीबी नगर पर कोई एक कमांडर कब्जा कर रखा है, और ये दोनों कमांडर किसी एक आदमी के अधीन भी नहीं है, लेकिन ये दोनों का उद्देश्य था कि असद को हटाना है। तो दमिश्क में कहानी कुछ ऐसी है कि अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग का कब्जा है, लेकिन ज्यादातर जो लड़ाकों हैं, लड़ाक जो सैनिक हैं, जो लड़के विद्रोही आए हैं, वो किसके अंडर में थे, एचटीएस के अंडर में है, ठीक है। और दूसरा, हाँ, अब यहाँ देखिए कहानी, जो एचटीएस है वो यूनाइटेड नेशन हो या अमेरिका हो, इनफैक्ट तुर्की ने भी उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। अब तुर्की का हित कैसे आ गया, तुर्की तो ईरान के अगेंस्ट में रहा है, लेकिन वो एचटीएस को भी पूरी तरीके से समर्थन नहीं देता है। क्यों? आगे बताएंगे, अभी यहीं पे सारी चीज नहीं होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है। ये आपको मैंने बता ही दिया आपको जोलानी जी के बारे में। जोलानी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आगे समझ में आएगा इस घटना का सोल्यूशन निकालने में, कि जोलानी पहले अलकायदा और आईएसआईएस से संबंधित रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं भैया, मेरा अब उद्देश्य ये है कि सीरिया पर से असद के शासन को उखाड़ फेंकना है, और हम लोग एक ऐसा शासन लाएंगे जो कि इस्लामी मूल्यों के अनुरूप चलेगा। यहाँ तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी आदमी का बैकग्राउंड रहा है, आतंकवादी है वो आदमी, और अब अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो क्या पूरी तरीके से वैश्विक बिरादरी उस पर विश्वास करे? ये भी एक बड़ी समस्या है। तालिबान भी बड़ी बड़ी बातें किया था आने से पहले कि हम महिलाओं को अधिकार देंगे, महिलाएं हमारे राज में, अब हम पुराने तालिबान नहीं हैं, ये हैं वो हैं। क्या तालिबान के राज में अभी कुछ हुआ? तो कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, वादे कर देते हैं लोग। आप लोग भी करते होंगे निजी जीवन में कहीं कहीं वादे, पूरा करते हो, सब करते हो।
कोशिश करते हो? उसने तो कहा भी कि कोशिश करते हैं, आप तो सीधे इनकार कर दिए। इनकार नहीं करना चाहिए, जब वादा कर रहे हो तो पूरा करना चाहिए। अच्छा, कोई होना भी चाहिए, ज्यादा निजी तौर पे मत ले जाओ इस चीज को। इराक का है ना इंटरेस्ट, बता रहा हूँ, इराक आएगा आगे। हालांकि इराक बहुत ही एक माइनर प्लेयर है क्योंकि इराक खुद ही अपने आप में टेंशन से घिरा हुआ है। नहीं, एसडीएफ तो मैंने बोला कि कुर्द बलों का वो थी है, सशस्त्र समूह है। तो कुर्द कुर्द क्या है, देखो कुर्दों को तुर्की भी, कुर्द ऐसे समूह है जिनको बेचारे सब लोग तंग कर रहे हैं। उसको सिया लोग भी तंग करते हैं, उसको सुन्नी लोग भी तंग करते हैं, उसको तुर्की भी तंग करता है, ईरान भी तंग करता है, सीरिया भी तंग करता है, इराक भी तंग करता है। और एक बहुत ही लड़ाकू प्रजाति है जो अपना अस्तित्व बहुत लंबे समय से बना रखी है। समझ रहे हो? खैर, तो अब जो जोलानी भाई साहब हैं, जोलानी भाई साहब का कहना है कि भैया अब हम सीरिया पर, सीरियाई गठबंधन समूह के नेता हैं और हमको आईएसआईएस अलकायदा से खुल के अब वो अपना जुड़ाव जनरली व्यक्त नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? क्योंकि अब किसी देश पे कब्जा कर लिया उन्होंने, तो अब डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते उस तरीके से जैसा पहले बोलते थे। बट धीरे धीरे बहुत पहले से उन लोगों ने स्टार्ट करना कर दिया था। पृष्ठभूमि देखते हैं, 2011 के बाद से सीरिया बेसिकली 3 एरिया में डिवाइडेड था, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। कौन कौन एरिया था? एक तो असद वाला, ठीक है, असद वाला एरिया, इधर वाला पश्चिमी दक्षिणी वाला एरिया, पश्चिमी वाला एरिया और मिडिल वाला एरिया। और बीच बीच में पॉकेट्स थे, ऐसा नहीं था कि किसी एक एरिया पे पूरे किसी एक क्षेत्र का समूह है। जैसे एक असद का नियंत्रण है तो असद के बीच में भी किसी एक शहर पे एसएनए का नियंत्रण है। समझ रहे हो? तो उसी एरिया में, और वो जो पश्चिमी एरिया है, उत्तर पश्चिमी एरिया, उसमें सीरियन नेशनल आर्मी का था। ठीक है, उसके साथ साथ उस एरिया में कुर्दों का भी मैंने बोला उत्तर में, तो दोनों में क्लैश होता रहता था। इनफैक्ट जब अलेप्पो पे कब्जा हुआ था 2016 में, तो उस एरिया से लाखों कुर्द भाग गए थे या भगाए गए थे। क्यों? क्योंकि एचटीएस और एसएनए का कुर्दों से भी नहीं बनता है। अमेरिका ने बीच में समझौता करके सीरियन नेशनल आर्मी और एसडी, ये सब जो मैं एसएनए से बोल रहा हूं तो अब दिमाग में कंफ्यूजन नहीं ना चल रहा है कि एसएनए कौन है, एसडीएफ कौन है? आप बताओ, एसएनए कौन है? सीरियन नेशनल आर्मी। कौन कौन देश इसको सपोर्ट करता है, एसएनए को? ध्यान से सुन नहीं रहे हो? आप बताओ। तुर्की सपोर्ट करता है, तुर्की बॉर्डर के आसपास है उसका। एसडीएफ कौन है? सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, कुर्दों की सेना है, कुर्दों की सशस्त्र सेना है, 2015-16 में गठन हुआ था। असद की अपनी सेना है। और एक एचटीएस है जो मेन है, हयात तहरीर अल शाम। अल शाम का मतलब सीरिया होता है, ठीक है? ध्यान से सुनिए, नहीं तो फिर समझ कैसे आएगा। तो अब देखो, जब एक कहानी है तो 2011 में जब गृह युद्ध स्टार्ट हुआ, तो गृह युद्ध स्टार्ट होने के बाद सीरिया में 3 तरीके से लड़ाई चलने लगी, 3 एरियाज में। पहला, इस्लामिक स्टेट को हराने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देश कूद गए, उनको तो कहीं मौका मिलना चाहिए। तो सीरिया, पहले इराक में लड़ रहे थे वो, किसको हटाने के लिए? सद्दाम हुसैन को। किस बात पे हटाने के लिए लड़ाई लड़ा उन्होंने, बुश साहब ने? रासायनिक हथियार है सद्दाम साहब के पास। पूरा इराक छान मारा, कहीं कोई रासायनिक हथियार नहीं मिला। समझ रहे हो कहानी, बड़ी बड़ी शक्तियां क्या करती हैं। तो सीरिया में लड़ रहे थे, अब इराक में लड़ रहे थे, इराक में अपना प्रेजेंस बनाए, बीच एरिया में आईएसआईएस का उद्भव हुआ। तो अमेरिका ने कहा कि हम दुनिया से आईएसआईएस को खात्मा करने के लिए इस एरिया में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आईएसआईएस को खत्म करने के लिए प्रेजेंट है, तो लड़ाई लड़ रहे थे। तो एक तो आईएसआईएस को हराने के लिए कि इराक में लड़ रहे हैं तो बॉर्डरिंग सीरिया में भी लड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, सीरिया की सरकार और जो विपक्षी ताकत है उनके बीच लड़ाई ये अलग लड़ाई चल रही है। देखो, सब लड़ाई अलग अलग चल रही है, कौन किस पर कहां अटैक कर दे सीरिया में कोई नहीं जानता, कोई भरोसा नहीं है। चलते चलते आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे पर अटैक कौन किया। भैया कुर्द अटैक किए, सीरिया नेशनल आर्मी अटैक की, एसडीएफ अटैक किया, असद की सरकार ने अटैक किया, इस्लामिक स्टेट अटैक कर रहा, सब अलग अलग अपना कहानी गा रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो विपक्षी ताकत मतलब सब, जो भी असद के खिलाफ लड़ रहा है सब विपक्षी ताकत है। ठीक है, फिर तुर्की वहां अलग लड़ाई लड़ रहा है कुर्दों के खिलाफ। एर्दोगन साहब अलग, वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सीरिया में घुस के हमला करते रहते हैं कुर्दों के अगेंस्ट में। समझ रहे हो? तो 3 मोर्चों पे सीरिया की लड़ाई चल रही थी। ये मैंने बोला है कि यूएस कहां इराक के साथ साथ सीरिया में भी आ गया था, है ना।
साथ ही साथ अमेरिका क्या करता है, एसडीएफ को सपोर्ट करता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिका क्या करता है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सपोर्ट करता है। इसके पीछे सपोर्ट करने के पीछे दो तीन बड़े बड़े रीजन हैं। बड़े तौर पे तो इसलिए करता है कि भैया आईएसआईएस के खिलाफ या इसको खात्मे में मुझे मदद मिल सके। आईएसआईएस के खात्मा के लिए इराक और सीरिया में अमेरिका गया हुआ, ऐसा दुनिया को कहता है, बाकी उसके अपने हित हैं। तो इराक और सीरिया में अमेरिका का प्रेजेंस क्यों है? आईएसआईएस को खात्मा करने के लिए। ठीक है, तो आईएसआईएस को खात्मा करने में एक तो लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका खुद, और दूसरा कहता है कि जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज है, एसडीएफ जो है कुर्दों का, वो भी लड़ रहा है आईएसआईएस के अगेंस्ट में, इसीलिए हम एसडीएफ को सपोर्ट करते हैं। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि चूंकि तुर्की है तो नाटो का देश, तुर्की नाटो में शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका से उसकी बनती है नहीं। आप देखोगे तुर्की कई मायनों में रसिया के ज्यादा क्लोज है, कई मायनों में, हर मामलों में नहीं। अगर हर मामले में रहता तो यहाँ पर रसिया के अगेंस्ट में कैसे आता? असद तो रसिया के सपोर्ट से बने हुए थे और तुर्की उसको हटाना चाहता है। तो आज के डेट में मित्रता भी बड़ा सिलेक्टिव हो चुकी है कि एक मुद्दे पर तो हम मित्र हैं, समझ रहे हो, लेकिन दूसरे मुद्दे पर हम मित्र नहीं है। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे भावुक लोग हैं क्या? व्यवहारिकता यही होती है भाई कि हम ठीक है, हम इस दो लोग फ्लैट में रह रहे हैं, देखो भाई फ्लैट को साफ साफ रखने में, खाना पीना बनाने में, सामान लाने में तो हम लोग मित्र हैं, लेकिन पता चला कि दोनों लोग किसी एक के पीछे पड़े हुए हैं, तो मित्रता कैसे चलेगी? या हो सकता है कि अलायंस बनाएंगे आप? ऐसा नहीं होता है। व्यवहारिक तौर पे क्या होता है कि देशों के बीच जो संबंध है ना, वो सिलेक्टिव मुद्दों पर आजकल प्रभावित हो रहे हैं। जैसे एक टॉपिक आज का जो था ब्रिक्स वाला, ब्रिक्स एंड क्वाड के बीच कैसे भारत बैलेंस बना रहा है, तो उसमें भी तो हम लोग मुद्दा आधारित सहयोग कर रहे हैं ना। एक तरफ तो हम लोग रसिया से सहयोग बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ हमारा अमेरिका क्लोज पार्टनर है। तो देशों के बीच संबंध भावनात्मक नहीं हो रहे हैं, देशों के बीच संबंध क्या होता है, व्यवहारिक होता है, अपने राष्ट्रीय हितों से संचालित होता है। तो अमेरिका का एक राष्ट्रीय हित ये भी है कि ईरान को भी कमजोर किया जाए, टर्की भी बहुत ज्यादा मजबूत ना हो, और अमेरिका अपना वहां दबदबा बनाए रखे, रूस भी कमजोर हो। तो इन सबको देखते हुए चूंकि कुर्द लड़ रहे हैं तुर्की के खिलाफ, तो तुर्की भी कमजोर होगा अगर वो एसडीएफ को सपोर्ट करेगा। तो एसडीएफ को सपोर्ट करेगा तो सीरियन नेशनल आर्मी कमजोर होगी, सीरियन नेशनल आर्मी कमजोर होगी तो तुर्की पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये अपने हित के लिए ये कर रहे थे, ठीक है ना। ये सब मैंने आपको बता चुके हैं। हम 2015 में रूस ने हवाई हमला स्टार्ट किया और 2016 में अलेप्पो को वापस ले लिया था असद की सरकार ने, ये सब हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, ये सब भी मैं बता चुका हूं। इदलीब आपको लोकेशन याद आ रहा है, कहां पे था इदलीब? उत्तर पश्चिम, ये सब जो सोच के बताइए, नॉर्थ और ईस्ट या वेस्ट? अलेप्पो के पास। अलेप्पो से भी वेस्ट या ईस्ट? कंफ्यूज हो रहे हो? अलेप्पो से वेस्ट में था, मैंने बताया था ऐसे। देखो यहां पर अगर इदलीब है, ठीक है, तो यहां पे अलेप्पो है, ठीक है, यहां पर एक पलमायरा करके शहर है यहाँ, फिर यहां पे दमिश्क था, ठीक है। ये हो जाएगा एक तरीके से नॉर्थ, दोनों नॉर्थ वेस्ट में है, लेकिन इससे वेस्ट में है। कभी कभी ये सब लोकेशन भी ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में आता है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम शहरों का क्रम, तो ये पता होना चाहिए आपको, राइट। खैर, तो अभी भी इदलीब वाले, अब देखो अलेप्पो पर 2016 से किसका कब्जा है? आराम से सोच के बताओ, 2016 से अलेप्पो पे किसका कब्जा था? अभी कब्जा किया तो किसी को हटा के किया होगा ना, लॉजिक लगाओ। अभी कब्जा कौन किया अलेप्पो पे? 30 नवंबर को जो कब्जा हुआ अलेप्पो पे, किसने कब्जा किया? एसटीएस ने किया, और इनफैक्ट विद्रोही समूह बोलो तो ज्यादा बेहतर है। 30 नवंबर को अलेप्पो पर किसने कब्जा किया? एचटीएस के नेतृत्व में विद्रोही समूह ने, ठीक है। तो जब अभी कब्जा किया एचटीएस ने, तो पहले किसका था? असद का था। तो 2016 से 2024 तक अलेप्पो पे किसका नियंत्रण था? असद का। और इनफैक्ट 2011 से 16 तक किसका था? फिर उसमें एचटीएस बना नहीं था, तो विद्रोही समूह बोल दो, ठीक है। 2011 से पहले असद का था। तो अब अलेप्पो पे तो उसका कब्जा है, लेकिन इदलीब, और दोनों के बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, बहुत कम डिस्टेंस है। और इदलीब क्या था? एचटीएस की राजधानी थी। इतना सोचो, इतने छोटे छोटे जगह पर दोनों का अलग अलग कब्जा है। इदलीब में एचटीएस अपनी इसके गवर्नमेंट भी चलाती थी, जिसका नाम था सीरियन साल्वेशन गवर्नमेंट, एसएसजी।
एचटीएस समूह था और वो सीरिया का जहां जहां उसका कंट्रोल था उस सब एरिया में अपना गवर्नमेंट चलाता था जिसका नाम था सीरियन साल्वेशन गवर्नमेंट, एसएसजी। और अभी भी जो दमिश्क पर कब्जा हुआ है, तो ज्यादातर लोग जो दमिश्क को चला रहे हैं वो सब ये इसी के नेता है जो इसको चला रहे थे। ठीक है, जो अभी दमिश्क को प्रधानमंत्री चला रहा है सीरिया को, वो इसका प्रशासक था पहले, एसएसजी का। तो एसएसजी के पास चूंकि प्रशासन चलाने का अनुभव हो गया था 6-7 साल में, ठीक है, तो 6-7 साल में जब अनुभव हुआ इदलीब वाले क्षेत्र पे, तो वही ये लोग अभी दमिश्क चला रहे हैं, छोटे क्षेत्र में थे। तो इदलीब पर नियंत्रण था, उत्तर पश्चिमी सीरिया के, अब अलेप्पो शहर पे तो इनका कब्जा था सीरिया असद का, लेकिन उसके ग्रामीण क्षेत्रों में, परिधि के क्षेत्रों में सब विद्रोही समूह का कब्जा था। किसी क्षेत्र पर एसटीएफ कुर्दों का कब्जा है, एसडीएफ का, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का। किसी क्षेत्र पर एसएनए का कब्जा है, तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी का। किसी क्षेत्र पर एचटीएस का कब्जा है, किसी क्षेत्र पे असद का है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है सीरिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी में तो क्लियर था, उत्तर पूर्व में किसका कब्जा है? एसडीएफ, कुर्दों का। उत्तर पूर्व में ज्यादा टेंशन नहीं था, उत्तर पूर्व में कुर्दों का कब्जा था। और असद बेसिकली दमिश्क और ये मिडिल वाले क्षेत्र में ज्यादा रहते थे। और इस एरिया जो ये इधर कौन सा देश है? ये सीरिया है, और इसके बगल में इधर कौन सा देश था इस साइड में? इराक है। इराक है, ईरान का बॉर्डर सटा हुआ नहीं है। ईरान और सीरिया का बॉर्डर सटा हुआ नहीं, ध्यान रखना, ईरान और सीरिया का बॉर्डर सटा हुआ नहीं है। सीरिया का बॉर्डर इधर तुर्की से लगता है, तुर्की के बाद इधर इराक से लगता है, इधर जॉर्डन, फिर इजराइल से गोलन हाइट्स वाला, लेबनान, और इधर भूमध्य सागर। ठीक है ना? इराक और तुर्की का बॉर्डर लगता है, ईरान और तुर्की का भी बॉर्डर लगता है। ठीक है ना? सीरिया और ईरान का बॉर्डर नहीं लगता है, राइट। खैर, तो ये सब एरिया में अपना सीमित नियंत्रण अलग अलग समूहों का था। एक कहानी चल रही थी, सीरिया संकट का एक पृष्ठभूमि है। अब आते हैं, आपने 2023 में देखा होगा कि एक भयानक भूकंप आया था सीरिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, सीरिया और तुर्की के बॉर्डर पे आया था। एनातोलिया पठार आप लोग जानते होंगे, तो एनातोलिया पठार वाले क्षेत्र में आया था, आपने पढ़ा होगा अगर करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो। सारा गेम चेंज हुआ उसके बाद से ही। आराम से लोग, एक तो लड़ाई चल रहा था इजराइल वाला, इजराइल हमास लेबनान ये सब चल रहा है अपना। इस बीच में भूकंप आया, तो भूकंप आया और सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ ऊपर वाला क्षेत्र, ये वाला ऊपर वाला एरिया। ऊपर वाले एरिया में किसका ज्यादा नियंत्रण था? एचटीएस और ऐसे विद्रोही समूहों का। लेकिन अलेप्पो पे नियंत्रण किसका था? शहर पे असद का। ज्यादातर आबादी शहरों में भी रहती है। तो भूकंप से जितना नुकसान हुआ उसको कैसे हैंडल किया जाए, इसको लेकर जनता में बड़ा असंतोष आया। क्योंकि दुनिया से एक तो लड़ाई जिस देश में चलेगी तो गरीबी ही रहेगी ऑब्वियसली। एक भयानक गरीबी, भूखमरी से उस क्षेत्र के लोग, सीरिया के लोग गुजारा कर रहे थे। और दूसरा ये हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलने वाली थी वो मदद को रोका जाने लगा पॉलिटिक्स के नाम पे। तुर्की में तो खूब मदद हुआ, भारत ने भी ऑपरेशन दोस्त के तहत सीरिया को मदद भेजी थी। लेकिन सीरिया को मदद जाने का एकमात्र रास्ता था टर्की होते हुए, क्योंकि नीचे से नहीं जा सकता था दमिश्क होते हुए, इतनी लड़ाई चल रही थी। दमिश्क से अलेप्पो जाने में कम से कम आपको 30-40 चेक पोस्ट से गुजरना पड़ेगा। पता चला कि एक चेक पोस्ट पर कब्जा किया हुआ एसएनए ने, एक पोस्ट पर एसडीएफ ने, एक पोस्ट पर असद ने, एक पोस्ट पर एचटीएस ने, एक पोस्ट पर आईएसआईएस ने कब्जा कर रखा है। कुछ अलकायदा का भी वहां अपना प्रभुत्व था, और सब एक दूसरे के दोस्त नहीं है। तो कैसे पार करोगे? समझ रहे हो ना? इतने ग्रुप्स मिलकर मैनेज करते नहीं थे, इसलिए तो लड़ाई होते रहती है वहां पर, डेली मारकाट होती है। मैनेज क्यों करेंगे? समझ रहे हो? आपको एक ग्रुप को हटाना है दूसरे क्षेत्र से, तो लड़ाई होगी। लड़ेंगे दोनों लोग, किस शहर पे किसका कब्जा हो। तो ऊपर वाले क्षेत्र में ज्यादा लड़ाई नहीं थी, क्योंकि ऊपर वाले क्षेत्र टर्की से लगा हुआ है और टर्की और एसएनए का ज्यादा कब्जा था। तो तुर्की ने मदद भेजना चाहा, लेकिन बॉर्डर वाले क्षेत्रों पर असद के, कई सारे बॉर्डर के क्षेत्रों पर असद का अपना नियंत्रण था। मतलब देखो, अलेप्पो पे कब्जा है विद्रोहियों का 2016 तक, और अभी 24 में वापस हुआ। लेकिन अलेप्पो के चारों तरफ, सॉरी, अलेप्पो पे कब्जा है असद का 2016 से लेके अभी तक, ठीक है। और अलेप्पो के चारों तरफ विद्रोहियों का कब्जा है। फिर उसके बाद बॉर्डर पे फिर से असद का कब्जा है। तो वहां से मानवीय सहायता पहुंचे कैसे अलेप्पो तक? वो भी बहुत बड़ा इशू था। दवाई, भोजन, कपड़े पहुंच ही नहीं पा रहे थे। इसको लेकर बहुत ज्यादा क्या हुआ, जो क्षेत्रीय विभाजन था उसके प्रतिक्रिया के प्रयास बहुत जटिल हो गए और जनता में असंतोष उभरने लगा, और दोनों के खिलाफ असंतोष उभरा। जब आदमी भूखे पेट रहेगा तो ये नहीं देखता है कि किसकी सरकार चल रही है, क्या सरकार चल रही है, भैया हमरा खाना दो और भोजन दो। उनको मिल नहीं रहा है। कई बार कॉरिडोर बनाने का प्रयास हुआ, जैसे कई बार
दुनिया ने प्रयास किया, आप देखो यहाँ लिखा भी होगा, ये सब मैंने आपको समझा रखा है, अच्छा इसमें नहीं लिखा है, बट आपको ये समझ लो कि भूकंप के बाद क्या हुआ कि मानवीय सहायता पहुंचाने के जो प्रयास हुए उसके खिलाफ रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो भी लगाया कि नहीं, बिना असद की सेना से पूछे हुए, बिना असद के अथॉरिटी के बिना इस रोड से सामान नहीं जाएगा। टर्की और सीरिया का जो बॉर्डर का एक क्रॉसिंग था, उस क्रॉसिंग से सामान नहीं जाएगा, क्योंकि असद की अथॉरिटी पहले चाहिए। असद की सेनाएं देखेगी कि सामान के नाम पर कहीं विद्रोहियों को मजबूत तो नहीं किया जा रहा है, हथियार तो नहीं भेजे जा रहे हैं, सैन्य सहायता तो नहीं भेजे जा रहे हैं, जैसा अभी कुछ कुछ गाजा में हुआ था। गाजा में भी मानवीय मदद पहुंचाने में बहुत सारी समस्याएं आई थी ना। होता है, स्वाभाविक सी बात है, जब युद्ध क्षेत्र चल रहा है तो आप भोजन पहुंचाने के नाम पर सैन्य सामान भी पहुंचा सकते हो। तो ऐसी समस्या आ रही थी, बीच में सॉल्व करने के भी प्रयास हुए, अलग अलग ग्रुप के बीच समझौता करवाने का प्रयास हुआ। जैसे यहाँ लिखो 2017 में क्या हुआ कि रूस ने ट्राई करवाया, ईरान, तुर्की और सीरिया को एक साथ बैठाया कजाकिस्तान अस्ताना में, और इनफैक्ट कई सारे क्षेत्रों में युद्ध विराम हुए, डी एस्केलेशन जोन बनाए गए, ऐसे 4 जोन बनाए गए। हालांकि वो कब टूट जाता था उसका कोई कहानी नहीं रहता था। सीरिया अगर आप जा, पहली बात तो सीरिया के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी दमिश्क के लिए, अगर आप जाना चाह रहे हो तो रसिया होते जा सकते हो या ईरान होते जा सकते हो, और वहां से जाने के बाद आने की गारंटी कोई नहीं देता है कि चले तो जाओगे, ला नहीं पाएंगे भाई, है ना। जो लोग, कई सारे यूट्यूबर लोग घूमने गए थे सीरिया, तो भाया टर्की होते जाते थे। टर्की टर्की से अलाउड है, वैध अवैध दोनों तरीके से, पैसा दो और आपको सीरिया बॉर्डर पे छोड़ देता था उन लोग, ठीक है। खैर, अब यहाँ पर जब याद होगा आपको कि इराक में बुश साहब आए, बुश साहब ने ये किया, फिर बराक ओबामा की नीति रही। जब ट्रंप आए तो ट्रंप ने दुनिया के कई सारे क्षेत्रों से अपनी सेना की वापसी की थी, ठीक है। ट्रंप का मानना ही था कि अमेरिका, दुनिया के हर क्षेत्रों में जो बवाल चल रहा है सब अमेरिका की अपनी समस्या नहीं है। इनफैक्ट अभी भी जब वो इलेक्ट हुए हैं, इन्होंने कहा है कि सीरिया हमारी समस्या नहीं है, सीरिया सीरिया की समस्या है, सीरिया अमेरिका की समस्या नहीं है, और हम इसमें ज्यादा घुसने के पक्ष में नहीं है। बट बाइडेन साहब का कुछ अलग रुख है। तो ट्रंप का उस समय भी ये था कि सीरिया से सारी अमेरिकी सैनिकों की वापसी कर लिए थे, मुश्किल से वहां 800-900 अमेरिकी सैनिक हैं मौजूद। और वो किस एरिया में रहेंगे, आप थोड़ा दिमाग लगा कर सोचो तो, किस एरिया में रहेंगे। सीरिया में अगर अमेरिकी सैनिक है तो उसका बेस कहाँ पे मौजूद होगा, सीरिया के किस क्षेत्र में मौजूद होगा, जो अमेरिका का दोस्त होगा उसी एरिया में होगा। कौन है अमेरिका का दोस्त? कुर्द, उत्तरी पूर्वी। तो सीरिया का जितने भी सैनिक हैं, अमेरिका के जितने भी सैनिक हैं, कहाँ है? उत्तरी पूर्वी कुर्दों वाले बहल में, ठीक है। कुछ कुछ दक्षिण में भी है, एकदम दक्षिण में जहाँ जॉर्डन है, चूंकि जॉर्डन भी अमेरिका का सहयोगी है, तो जॉर्डन वाले एरिया में भी कुछ अमेरिकी सैनिक है, बट ज्यादा नहीं है। टोटल अमेरिकी सैनिक वहाँ 800-900 के आसपास है बस, और नहीं। और अभी ट्रंप का कहना है कि हम उसको भी वापस बुला लेंगे, ठीक है। तो ये था। अब आते हैं एचटीएस का रोल समझते हैं थोड़ा सा। हाँ, डीएस्केलेशन जोन मतलब कि एस्केलेशन मतलब कि वहाँ लड़ाई हम लोग बढ़ाएंगे नहीं, यथास्थिति मेंटेन रखेंगे, घटाने के प्रयास करेंगे लड़ाई। ये कहने का मतलब नहीं कि यहाँ से हम अपनी अपनी सेनाएं वापस बुला लेंगे या लड़ाई बंद कर देंगे, कहने का मतलब कि हम लोग लड़ाई को और बढ़ाएंगे नहीं, एस्केलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। कभी 2-3 तरीके के समझौते होते हैं ना, एक तरीके युद्ध विराम है, रोक दो युद्ध। एक होता है कि भैया लड़ाई लड़ेंगे लेकिन बढ़ाएंगे नहीं, दिन भर में 20 गोली चलाएंगे, 30 नहीं चलाएंगे। इसका ये भी युद्ध का मतलब ये भी होता है, ठीक है। अब आते हैं एसटीएस का रोल। मैंने आपको ये सब बता चुका है हम कि सीरिया साल्वेशन गवर्नमेंट चलाती थी। एसटीएस कहाँ चलाती थी? इदलीब में। इदलीब एलेप्पो के बगल में है, उस एरिया में इनका प्रभुत्व है, तो इस समय शासन करता था। बट इनका शासन ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा था या बहुत खराब था। जैसे असद भी अपना शासन कर रहे हैं और वो अपना एसटीएस अपना शासन करता था एसएसजी के नाम से। इनका जो शासन था वो मिक्स शासन था। एक तो थोड़ा सा कट्टर इस्लामिक रवैया भी अपनाते थे। कट्टर इस्लामिक रवैया मतलब महिलाओं को अधिकार नहीं देते थे, बिना न्यायोत्तर हत्याएं, जैसे लिखा हुआ है, बिना सुनवाई किए हुए हत्या करना, सड़कों पे हत्या करना, ऐसी घटनाएं भी होती थी। बुर्का, हिजाब, ऐसे कट्टर जो चीजें हैं, जबरन गायब होना, ये सब करता था इस्लामिक गतिविधियां। और दूसरा कुछ ऐसी गतिविधियां भी करते थे जो नॉर्मल राज्य करता है, जैसे लोगों को डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनका लाभ देना, ठीक है। तो दोनों का मिक्स शासन चल रहा था। लेकिन जनता इनसे भी ऐसा नहीं थी कि भैया इदलीब में शासन हो गया, अलेप्पो पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया तो असद से नाराज जनता इनसे भी बहुत खुश नहीं थी। जनता असद से भी नाराज है। तो असद को हटाने के बाद जब ये एसटीएस वहां पर शासन करने लगा तो एसटीएस से भी जनता खुश नहीं रही, इनसे भी नाराज रही, और इनके खिलाफ कई बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। अलेप्पो में भी हुए थे और इदलीब में भी हुए। कई सारे बार विद्रोह टाइप की भी कंडीशन हुई, पर बहुत बड़ा ऐसा चीज नहीं हुआ। एसटीएस बहुत ज्यादा दमनकारी कार्रवाई करके उन विद्रोहों पे क्या करता था? नियंत्रण करता था। लेकिन आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सही थी। सीरिया में गरीबी और भूखमरी भयानक है।
तो असद को तो कौन सहयोग कर रहा है? रूस और ईरान। और दोनों ऐसा नहीं कि बहुत अमीर देश हैं, दोनों बेचारे खुद ही शोषित पीड़ित हैं आर्थिक मामलों पे। और उधर जो एचटीएस है, एसटीएस को खुल के कोई नहीं सपोर्ट कर रहा था। मैंने बोला कि एसटीएस तुर्की भी खुल के नहीं सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका तो उसके अगेंस्ट में लड़ता ही था, तो सपोर्ट कौन कर रहा है उसको? कभी सोच के देखो कि कितना जटिल सा चीज है, चल कैसे रहा है। तो हम आपको सपोर्ट डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, आईएसआईएस भी उसके अगेंस्ट में लड़ रहा है ना, आईएसआईएस के पास कहां से धन आएगा? और सीरिया की कहानी इराक से अलग है। देखो इराक में क्या था कि तेल और गैस है, इराक की पूरी कहानी तेल और गैस से नियंत्रित होती है। सीरिया में ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा, तो यहाँ की लड़ाई में ज्यादा रुचि बड़े बड़े देशों की रहती नहीं थी। क्यों पैसा बर्बाद करेंगे? इराक पर अगर कोई कब्जा कर रखा है तो तेल और गैस पर कब्जा कर रखा है, सीरिया से क्या फायदा? तो सीरिया में जब जिसको मन करता था 2-4 बम गिरा के आ जाता था, वहां जाकर रहने नहीं रहता था कोई। अगर यहीं पर तेल और गैस रहता तो अमेरिका के 900 सैनिक रहते क्या? समझ रहे हो? और जिस एरिया में 900 सैनिक हैं वहां तेल और गैस है। वहां भारत का भी एक ओएनजीसी विदेश लिमिटेड अपना एक संचालित करती है वो क्षेत्र में। तो सारा कहानी कुछ न कुछ पैसे से भी नियंत्रित होती है। हमारा हित क्या है? समझ रहे हो? तो इदलीब में जो शासन कर रही थी एसएसजी, असद के मुकाबले थोड़ी अच्छी इसलिए थी क्योंकि एरिया उस सटा हुआ है तुर्की से। तो जब तुर्की से सटा हुआ है तो तुर्की के साथ अब देखो तुर्की का सहयोगी कौन है? एसएनए, सीरियन नेशनल आर्मी। और एचटीएस और एसएनए के बीच संबंध ठीक है, दोनों का लक्ष्य था असद को हटाना, है ना? तो इस सौदेबाजी होती थी, एसएनए के थ्रू तुर्की से रियायत मिलती थी, तो सामान उधर से आ जाता था, माल की आवाजाही हो जाती थी, और अमेरिकी प्रतिबंधों से कुछ ढील मिलता था इस क्षेत्र को। ठीक है, तो ये ऐसा होता था। ठीक है ना? अब आते हैं वर्तमान हालात क्या है। तो अभी जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है उसका एक मोटा मोटी टाइम पीरियड 1 मार्च तक रखा हुआ है। ये जो प्रधानमंत्री हैं अल बशीर, ये भी एसएसजी के एचटीएस के ही आदमी हैं। तो एचटीएस ये इदलीब चलाने का बस इनका अनुभव रहा है 7 साल। तो ये अभी दमिश्क को चला रहे हैं, सीरिया को चला रहे हैं। ठीक है, तो इनका ये 1 मार्च तक एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है, और इसका ये काम है कि एक आगे की रूपरेखा तय करना कि कैसे सीरिया का शासन चलेगा। ठीक है ना? तो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है, और इनका काम क्या है कि देश के अंदर भी सपोर्ट जुटा रहे हैं और देश के बाहर भी चाह रहे हैं कि सपोर्ट जुटाएं। बाहर कैसे सपोर्ट जुटाएंगे? तो यूनाइटेड नेशंस के जो प्रतिनिधि हैं, यूएस के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करेंगे, है ना? अलग अलग देशों से बात करेंगे। किससे बात नहीं करेंगे? ईरान से और रूस से। इन दोनों देशों से बात नहीं करेंगे क्योंकि असद को बनाए रखने में ही दोनों लोग थे, है ना? तो ये सब बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और अलग अलग जो जातीय समूह है उनको एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। कितना सफल होंगे वो सब बाहर की बात है। ठीक है ना? जै और सबसे बड़ा काम इन लोगों ने किया कि जिस एरिया से गुजरते गए, जितने जेलों में बंद कैदी थे उन सबको छोड़ते गए, क्योंकि असद की जो सरकार थी जेलों में बहुत ही क्रूर और मानवीय तरीके से लोगों को रखी हुई थी। दमिश्क के बगल में एक जेल है, आप लोग अगर कभी वीडियो देखिएगा कभी, तो उसमें लाखों लोगों को ऐसा कहा जाता है कि मारा गया है। तो उस जेल के कई सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई, जांच कर रहे हैं लोग कि कितने सारा, तो सब जेल से लोगों को हटा रहे हैं। अब अब आते हैं कुर्दों की थोड़ी सी देखो कंडीशन अब क्या है। अब देखो एरिया में उत्तर पश्चिमी में कुर्दों का प्रभुत्व नहीं था ना, उत्तर पश्चिमी में एसएनए और एचटीएस का प्रभुत्व था, और इस एरिया में असद का था दमिश्क में। तो इस पूरे एरिया में असद तो चले गए, तो प्रभुत्व किसका हो गया? सीरियन नेशनल आर्मी और एचटीएस का। कुर्द वाले एरिया में अभी भी कुर्दों का प्रभुत्व है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उस एरिया का क्या होगा। कुर्द और कुर्द तुर्की, मैंने बोला कि कुर्द और तुर्की के बीच खूब लड़ाई चलता है, और तुर्की का सहयोगी है सीरियन नेशनल आर्मी। तो सीरियन नेशनल आर्मी और कुर्दों के बीच भी लड़ाई चल रही होगी। कुर्द मतलब एसडीएफ, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज। तो सीरियन नेशनल आर्मी और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज की लड़ाई चल रही थी, जिसको अमेरिका ने समझौता करके संघर्ष विराम करवाया था, वो भी टूट चुका है। और इस वजह से टूटा है कि अब आगे का भविष्य क्या होगा। और साथ ही साथ एक और चीज है, कुर्द नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग जो अभी सीरिया बन रहा है उसमें फिर से लड़ें, क्योंकि वो तो असद के खिलाफ लड़ रहे थे। इसीलिए उन्होंने उन लोग समझौता बने रखने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम भी किया कुर्दों ने, लेकिन फिर भी समझौता टूट रहा है। जैसे एक शहर पे कुर्दों का कब्जा था, उन्होंने दे दिया उस सीरियन नेशनल आर्मी को, ठीक है इस शहर पे आपका कंट्रोल हो गया। अलेप्पो पे कब्जा हुआ तो सीरिया उस एरिया से कुर्द भागने लगे। और अभी जब इस एरिया में सीरियन नेशनल आर्मी का कब्जा हो गया उत्तर पश्चिमी में, तो एक संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है कि तुर्की भी आक्रमण कर सकता है कुर्दों को खत्म करने के लिए। कुर्दों के अगेंस्ट में बहुत आईएसआईएस हमला करता है तुर्कों के अगेंस्ट में, तुर्की हमला करता है, असद हमला करता है, इराक से भी हमले होते हैं। तो कुर्द एक अपने अस्तित्व की लड़ाई को लेकर चिंतित है कि भैया हमारा क्या होगा। समझ रहे हो क्या?
क्या? हाँ, अमेरिका करता है कुर्दों की सहायता, हाँ, बट एक सीमा तक, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अभी की कहानी ये है कि प्रधानमंत्री जो बशीर हैं, प्रधानमंत्री अल बशीर जो हैं, वो किसके हैं? एचटीएस के आदमी हैं। तो उनका कहना ये है कि भैया जितने भी विद्रोही समूह हैं, जो भी लड़ाकू, जिसके हाथ में भी हथियार लेके जो लोग दमिश्क में घुसे, सब अब रक्षा मंत्रालय कहलाएंगे। तो जो विद्रोही थे वो सब अब क्या हो गए हैं? सैनिक हो गए। नया रक्षा मंत्रालय बन गया, ठीक है। तो नया रक्षा मंत्रालय के अधीन लाने का उन्होंने प्रयास किया है असद के खिलाफ लड़ने वाले सारे समूह को। इसमें भी कहानी ये है कि एसडीएफ को शामिल नहीं किया जा रहा है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज को शामिल नहीं किया जा रहा है। इसमें सीरियन नेशनल आर्मी शामिल है, इसमें एचटीएस शामिल है, और भी विद्रोही समूह शामिल है, बस सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज को नहीं किया जा रहा है। तो फिर लड़ाई छिड़ेगी कहीं ना कहीं, आपको भविष्य दिख रहा है। भैया हमें क्यों नहीं कर रहे हो, हम भी तो असद के खिलाफ लड़े थे, ठीक है। दूसरा, कई सारी जो सरकारी एजेंसी है उन पर कब्जा कर लिया है इन लोगों ने, जैसे सीरियन न्यूज एजेंसी जो साना है उस पर कब्जा किया हुआ है। सरकार पे कब्जा करने का मतलब क्या होता है? सरकारी संस्थाओं पे कब्जा करना। टीवी पे कब्जा कर लो, हम अपना न्यूज दिखाएंगे। रेडियो पे कब्जा कर लो, सेना पे कब्जा कर ही लिया हमने, हर जगह कब्जा कर लो, यूनिवर्सिटीज पे कब्जा कर लो। तो धीरे धीरे वो सरकारी संस्थाओं पे कब्जा कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का अपना मत है कि भैया जितने भी बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग्स तक पहुंच को खोलो आप। आपने देखा होगा कि उस समय भूकंप जब आया था 2023 में, तो बॉर्डर क्रॉसिंग खुला नहीं था, जिसकी वजह से मानवीय पहुंचने में समस्या आ रही थी। तो अभी जो सीरिया पे, दमिश्क पर जिसका कब्जा है, उसने कहा कि हम बिना शर्त सारे बॉर्डर क्रॉसिंग को खोलेंगे ताकि दुनिया से हमें मदद मिल सके। तो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने पास लाने का प्रयास है, अपनी छवि को सुधारने का प्रयास है कि हम असद जैसे नहीं है कि मानवीय सहायता पहुंचाने के प्रयासों को रोकथाम करें। तो जो अभी है उनका कहना है कि मानवीय समुदाय के साथ जुड़ाव को हम लोग एक करेंगे, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूं आपको। अब आते हैं इजराइल वाले पार्ट पे। जब से यहां पर ये हुआ है, अब इंटरेस्टिंग कहानी देखो अब स्टार्ट होगी। इजराइल क्या था कि मैंने बोला कि इजराइल के दो बड़े दुश्मन, उत्तर में लेबनान एरिया में कौन? हिजबुल्ला, और इधर में हमास। लेबनान का बॉर्डर कहां से लगा हुआ है? सीरिया से लगा हुआ है, अगर आपको ध्यान होगा। और लेबनान को सहायता कौन पहुंचाता है? ईरान पहुंचाता था, ईरान का ही प्रॉक्सी संगठन था, है। और ईरान कैसे सहायता पहुंचाता था? वाया सीरिया। समझ रहे हो? ईरान तो वहां से चला गया, अब असद चले गए, हिजबुल्ला कमजोर हुआ। लेकिन अब एक शंका ये उत्पन्न हो रही है कि जब तक असद थे, असद बहुत तेज आदमी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सहायता पहुंचाना है ईरान को, उन्होंने दे दिया कि ठीक है भैया, आप इधर लेबनान के थ्रू हिजबुल्ला को मजबूत करो। लेकिन अपने बॉर्डर से वो कुछ भी इजराइल के अगेंस्ट में नहीं होने देते थे। तो इजराइल और जो सीरिया का बॉर्डर था, एकदम शांत बॉर्डर था। इजराइल को उधर से टेंशन नहीं रहता था, गोलन हाइट्स पर कब्जा ही कर रखा था इजराइल ने। इजराइल और सीरिया का जो बॉर्डर है वो गोलन हाइट्स से जुड़ता है, और गोलन हाइट्स पे किसका कब्जा है? इजराइल का, 1967 से, 6 दिवसीय युद्ध के बाद से। तो गोलन हाइट्स पे कब्जा था, इसके बावजूद सीरिया और इजराइल में लड़ाई नहीं होती थी। पिछले 2 साल से, 1.5 साल से जब लड़ रहा है इजराइल हमास के अगेंस्ट में, हिजबुल्ला के अगेंस्ट में, एक भी रॉकेट फायर नहीं हुआ है सीरिया से। तो इजराइल के लिए तो ये अच्छी बात थी ना, असद रहे वहां पे। असद रहेंगे तो इजराइल को फायदा क्या था कि भैया हमारा एक बॉर्डर तो शांत रहेगा। इजराइल को टेंशन हो रही है कि कहीं हिजबुल्ला और हमास जो हैं वह सीरिया की तरफ से हमारे ऊपर ना अटैक करने लग जाए, इजराइल को डर है। और इस डर में उन्होंने, इजराइल ने क्या किया कि जैसे ही असद गया उसके बाद से कई सारे सैन्य बेसेस एयरपोर्ट पर हमला करके उसको खत्म कर दिया है। सीरिया की जो सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इजराइल ने एक हद तक बर्बाद कर दिया। सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा? जो असद का सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर था। क्यों बर्बाद किया? ऐसा 8 दिसंबर के बाद बर्बाद किया, अभी जस्ट बर्बाद हुआ है 10 दिन में। क्यों बर्बाद किया गया? क्योंकि इजराइल को डर है कि कहीं इस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग हमास और हिजबुल्ला या और भी ईरान समर्थक लोग ना कर पाए। समझ रहे हो? तो इजराइल को अपना डर है, और इस डर के कारण क्या हो रहा है कि हवाई हमलों में तेजी किया है। और जब वहां से असद चले गए तो आईएसआईएस अलकायदा वाले भी सोच रहे हैं कि फिर से हम लोग एक बार मजबूत होते हैं, तो फिर से खिचड़ी पकने की कहीं ना कहीं संभावना है। इसीलिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है, उस हर देश पर प्रभाव पड़ेगा जो उस एरिया के नजदीक बसे हुए हैं। और कहीं ना कहीं यह एक रणनीतिक चुनौती है कि कैसे इसको सोल्यूशन लिया जाए। तो अगला हमारा यह है कि अलग अलग देशों के क्या क्या निहितार्थ हैं, और चुनौती करते हुए कंप्लीट करेंगे। अलग अलग देशों के निहितार्थ होने से पहले कॉमन एक तौर पे देखिए, ईरान के प्रभाव में कमी आई, एकदम 100% क्लियर बात है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। जैसे ही असद गए तो ईरान के प्रभाव में कमी आई, रूस के प्रभाव में कमी आई। तो कहीं ना कहीं जो वहां एरिया का पावर डायनामिक्स है और स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट, पावर डायनामिक्स का मतलब क्या
कि कौन सी शक्ति किस तरीके से उस क्षेत्र पर प्रभुत्व जमा रही है, इसमें चेंजेज आया है, पावर में डायनामिक गति आई है। पहले वहां पर रसिया और ईरान का पावर डायनामिक्स चल रहा था, वहां पर टर्की का पावर डायनामिक्स चल रहा है। अमेरिका का प्रभुत्व नहीं है अभी वहां पर, टर्की का ज्यादा चलेगा अभी फिलहाल, समझ रहे हो ना। हो सकता है सऊदी अरब का भी चले, पूछो क्यों? क्योंकि सऊदी अरब सुन्नी बहुल है और एचटीएस क्या है, सुन्नी बहुल है। हालांकि सऊदी अरब ने खुल के एचटीएस को सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि सऊदी अरब अपेक्षाकृत शांत देश है, वो नहीं चाहता है, उस पूरे मध्य पूर्व का सबसे बड़ा एक तरीके से देश है पेनिनसुला का, और वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे अंदर आतंकवादी घटनाएं या सब हो। सऊदी अरब अपेक्षाकृत शांत रहा है, उस एरिया के हर देश अस्थिर रहे हैं। सऊदी अरब में जनरली नहीं सुनते होंगे, सऊदी अरब में सिर्फ इधर यमन की तरफ से हौती विद्रोही हमला करते हैं, उनके तेल और गैस के ठिकानों पर आप देखते होंगे, लेकिन उधर से हमला नहीं होता, इराक से हमला नहीं होता है, सीरिया से हमला, उस एरिया से जॉर्डन से हमला नहीं होता है ना, सीरिया से तो खैर नहीं। तो इस सब से वजह से क्या है कि सऊदी अरब खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहा है इस एंगल में। सऊदी अरब का कहना है कि यहाँ पर पुनर्निर्माण हो, अच्छे से शासन चले। तो ईरान पावर डायनामिक्स में चेंज हुआ, स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट चेंज होगा। स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट का मतलब कि अब कौन सा देश किसको मित्र माने, किस संगठन के साथ सहयोग करे ताकि सबके अपने हित पूरे हों, ठीक है ना। सीरिया में बहुत बड़ा हित इसलिए नहीं है सबका क्योंकि वहां पर तेल और गैस नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो वहां पर जब कुछ है ही नहीं तो किस बात के लिए लड़ाई लड़ेंगे लोग। और जो कुछ है वो सब है उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व क्षेत्र में। उत्तर पूर्व में कुर्द हैं, उत्तर पश्चिम में तुर्की सपोर्टेड लोग हैं, बीच में तो सब रेगिस्तान है। दमिश्क पर कब्जा करना है कर लो भाई, रेगिस्तान है। दमिश्क और अलेप्पो के बीच में, दमिश्क और उत्तर पूर्व के बीच में सब रेगिस्तान है, कुछ होता ही नहीं है वहां पे। हाँ, बाद में वो सब बात करेंगे। आप काहे अमेरिका को टेंशन में ला रहे हो, है ना। तो जब सत्ता में वहां पर शून्यता आई है तो सब लोग चाहेंगे कि हमारे हित पूरे हो। ईरान चल ठीक है, अभी तो चला गया ईरान का क्लोज, लेकिन क्या वो कभी चाहेगा कि हमारा इतने समय से जो एक बड़ा पार्टनर देश रहा है, आज से नहीं, मतलब उनके पिताजी हाफिज अल रशीद के समय से ही, 1971 के समय से ही, और ईरान में रिवोल्यूशनरी जो क्रांति हुई थी, ईरान की इस्लामिक क्रांति, वो भी 80 के दशक में हुई थी, 70 के दशक में हुई थी। तो वो उसी समय से दोनों क्लोज पार्टनर रहे हैं। तो इतने समय से हमारा मित्र रहा है और हमारे अपने हित पूरे हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ के माध्यम से इजराइल को कमजोर करते थे, हम लोग सीरिया की धरती का यूज करके हिजबुल्ला को मजबूत करते हैं, हम लोग सीरिया की धरती का यूज करके हमास को मजबूत करते हैं। तो क्या ईरान इतनी आसानी से सीरिया छोड़ देगा क्या? तो सत्ता में शून्यता भरने के बाद ईरान भी कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट के लिए अपने दोस्तों की खोज करेगा। एसटीएस में खोजेगा, एसटीएस में नहीं मिलेगा तो सीरियन नेशनल आर्मी में कुछ तो खोजेगा, वो भी कुछ पावर अलाइनमेंट बदलेगा। हो सकता है कि ईरान और कुर्द दोस्त हो जाए, ये सब संभावनाएं हैं, क्योंकि ईरान इतनी आसानी से उस एरिया पर अपने आधिपत्य को छोड़ना नहीं चाहेगा। उसी तरीके से तुर्की, तुर्की अभी तक प्रभावी नहीं था सीरिया में, अब सोचेगा कि भैया दमिश्क पर तो हमारे जो एक गुट है उसका कब्जा है, सीरिया नेशनल आर्मी भी भागीदार है उसमें, तो सीरिया में हम मजबूत होते हैं, और हम मजबूत वहां होंगे तो इजराइल को कमजोर करेंगे और ईरान को भी कमजोर करेंगे। तुर्की के दोनों दुश्मन है, इजराइल भी दुश्मन है, ईरान भी दुश्मन है। हालांकि दोनों में बड़ा दुश्मन इजराइल है, लेकिन दोनों में क्लोज पार्टनरशिप भी है। इजराइल को स्टील भेजने वाला एक बहुत बड़ा देश टर्की है, और उसी स्टील से इजराइल हथियार बनाता है। तो मुस्लिम देश तुर्की की आलोचना भी करते हैं कि आप कह रहे हो कि आप मुस्लिम देश के अगुआ बनना चाहते हो, और आप मुस्लिमों के अगेंस्ट में अत्याचार करने में आप अपने देश का स्टील भेज रहे हो। ईरान पर अमेरिका प्रतिबंध लगा रखा है, और तुर्की अमेरिका के कारण ईरान को सहायता भी देता है, कहता है कि कोई बात नहीं, हमसे सामान ले लो। अब देखो दोनों में लड़ाई चल रहा है, लेकिन बड़ा दुश्मन कौन? हम आपसे भी लड़ रहे हैं, इससे भी लड़ रहे हैं, तो दोनों में देखेंगे कि दोनों में अगर चूज करना हो तो किसको चूज करेंगे। तो तुर्की चूज करेगा तो ईरान को चूज करेगा। लेकिन अभी यहाँ पर चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो, ईरान को हटाया गया है यहाँ से, समझ रहे हो। तो तुर्की और ईरान दोनों बड़े बड़े जो पार्टनर हैं वो अपने अपने मित्र और दुश्मन की वहां पर फिर से एक कहानी बुनना स्टार्ट करेंगे, और गल्फ के बाकी देश भी, ठीक है ना। ट्रम्प भाई साहब अलग कहानी कह रहे हैं। ट्रम्प कह रहे हैं कि पूरा गेम के पीछे एक आदमी है, टर्की, एर्दोगन। एर्दोगन बहुत चालू आदमी है, उसने इस पूरे गेम को रचा है और पूरे क्षेत्र को अस्थिर किया है, और हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं, जो 900 लोग हैं उसको भी हम लोग ले आएंगे। ट्रम्प बहुत खुल कर बोलते हैं, वो बहुत लाग लपेट से नहीं बोलते हैं, समझ रहे हो।
सऊदी अरब यूएई थोड़ा सा संतुलित रवैया अपनाए। इसका कहना है कि जुड़ाव हो, पुनर्निर्माण हो और क्षेत्रीय मतलब देखो बेसिकली सऊदी अरब किसके विरोध में है? ईरान। सऊदी अरब ईरान में भी विरोध है, दोनों के बीच कट्टर दुश्मनी है, लेकिन हिंसक दुश्मनी नहीं है जैसा कि ईरान और टर्की के बीच में। तो इन लोग चाहता है कि तुर्की और ईरान दोनों के विरुद्ध हम लोग अगर वहां पर मजबूत मतलब अगर वहां तुर्की मजबूत हो जाएगी तो हम भी कमजोर होंगे। सब एक दूसरे दुनिया का दादा बनना चाहता है। देखो दुनिया का भी मुस्लिम जगत का एक तरीके से सबसे पावरफुल कंट्री कहो तो कौन सा है? सऊदी अरब है। ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में भी है, ओआईसी में भी है। लेकिन तुर्की अभी आप देखोगे कि तुर्की एक नया फ्रंट खोलना चाहता था मुस्लिम देशों को। उसने मलेशिया को आमंत्रित करके अलग अलग देशों को, पाकिस्तान उसमें उसका एक बड़ा सहयोगी है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी के बीच अब संबंध बीच में बहुत खराब हुए पिछले 2-3 सालों में। हवाई जहाज तक नहीं दिया सऊदी अरब के उन प्रिंस साहब ने इनके राष्ट्रपति को जाने के लिए। एक बार बड़ा विवाद हुआ, दोनों क्लोज दोस्त मानते थे, दोनों के बीच विविध कारणों से दोस्ती खतरे में पड़ रही थी। एक भारत एंगल भी था क्योंकि भारत और सऊदी अरब के संबंध मजबूत हो रहे थे, और अमेरिका सऊदी अरब के बीच अच्छे संबंध है, और अमेरिका और भारत दोनों से पाकिस्तान के संबंध बिगड़े हैं। तो सऊदी पाकिस्तान से अलग हटा, तो पाकिस्तान को मुस्लिम जगत में एक नया मित्र चाहिए था पावरफुल। वो कौन मिला उसको? टर्की। समझ रहे हो? तो तुर्की मुस्लिम जगत का दादा बनना चाहता है, सऊदी अरब पहले से दादा है, ईरान कहता है कि तुम दोनों दादा नहीं हो, मैं बनूंगा। तो इन तीनों के बीच कहीं ना कहीं सीरिया में अब कहानी पकेगी। दादा कौन बनता है? जब कुछ घटना होगी उस घटना को शांत, दादा मतलब क्या? मोहल्ले में लड़ाई हो गई तो जो दादा ही तो समझौता करवाएगा ना, बाकी लोग तो देखेंगे टक टक यार लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं। लड़ाई में क्या होता है, लोग देखते हैं, उसमें 2-4 लोग खलीफा बन के आगे जाएंगे, अरे नहीं नहीं भैया लड़ाई मत करो। कुछ लोग पावरफुल रहेगा, वो दोनों को 2-2 झापड़ लगा के शांत करवाता है। तो दोनों 2-2 झापड़ लगा के शांत करवाना वाला देश ईरान भी बनना चाहते हैं, तुर्की भी बनना चाहता है, सऊदी अरब तो है ही। ठीक है, तो एक कहानी था। अब ये तुर्की मतलब अलग अलग लोग का रोल है। अब कुछ देशों का बड़े स्तर पर देखते हैं, इजराइल का देखते हैं। इजराइल का एकमात्र उद्देश्य क्या है? उस क्षेत्र में ईरान को जितना कमजोर कर सके। ईरान और उसका प्रॉक्सी संगठन हमास और हिजबुल्ला, उसने किया भी है अलग अलग देशों में, है ना। और उसका ये है कि लेबनान में, खास करके इजराइल के उत्तर में लेबनान है, तो लेबनान में जो हिजबुल्ला का प्रभाव है उसको बढ़ने से रोका जा सके, जो कि अभी बहुत हद तक इजराइल ने खत्म कर दिया हिजबुल्ला के प्रभाव को। और मजबूरी में शांति समझौता करना पड़ा हिजबुल्ला को, सीज फायर अभी हुआ है ना। ये मैं आपको बता चुका हूं कि इजराइल इतना होने के बावजूद, असद बहुत चालू आदमी थे, वो इजराइल के साथ क्या कर रखे थे कि ऐसा सीमा को काफी हद तक शांत रख रखे थे। इजराइल को उधर से ज्यादा टेंशन नहीं होती थी। तो जब से असद गए हैं तो इजराइल को टेंशन हो गई है। दूसरा एक मुद्दा गोलन हाइट्स को लेकर है। मैंने बोला कि गोलन हाइट्स पारंपरिक रूप से किसका रहा है? एचटीएस, ये सब तो संगठन है, सीरिया का रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि भारत का भी रुख ऑलवेज यही है। भारत भारत बार बार कहता आया है कि जो गोलन हाइट्स है वो सीरिया को वापस मिलना चाहिए। हमारा भले ही इजराइल के साथ क्लोज रिलेशन है, बट फिर भी हम लोग कहते हैं कि गोलन हाइट्स किसका है? सीरिया का है। तो जब सीरिया पे असद चले गए, असद कहीं ना कहीं इजराइल को खुल के तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे कि हमला नहीं हो। तो जब गोलन हाइट्स के मुद्दे को लेकर फिर दोनों में टकराव तो होगा। जो भी दमिश्क पर कब्जा किया हुआ है उसको इजराइल से टकराव होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो गोलन हाइट्स के मुद्दे पर एक युद्ध छिड़ने की गुंजाइश बन सकती है। युद्ध ना छिड़े फिर भी हमला होने की हो सकती है। हमास हिजबुल्ला जैसे और संगठन भी सीरिया सीमा पर, सीरिया इजराइल की सीमा पर आ सकते हैं, गोलन हाइट्स के मुद्दे को लेकर आ सकते हैं, है ना। और दूसरा, जब वहां पर सीरिया का बॉर्डर जब असंतुलित होगा, सीरिया की तरफ से भी जब इजराइल को टेंशन होगा, तो इजराइल बहुत ज्यादा अटैक करेगा उस बॉर्डर पे। जैसे अभी लेबनान में करता है, जैसे गाजा में करता है, वैसे सीरिया पे भी करेगा। सीरिया पे अभी भी इजराइल अटैक करता है। 8 दिसंबर के बाद से सीरिया ने सैकड़ों अटैक किए हैं इजराइल पे। इजराइल के कई सारे सैन्य बेसेस को खत्म कर दिया, सीरिया के सैन्य बेसेस को खत्म किया। असद के 1-2 ईयर दमिश्क के एयरपोर्ट पे कब हवाई हमला किया है इजराइल ने। तो जब पूरी तरीके से इजराइल आश्वस्त हो जाएगा कि भैया इस बॉर्डर से हमें नुकसान पहुंचने वाला है, तो उस एरिया में भी वो अटैक करेगा करेगा। तो अटैक करेगा, फिर तुर्की को टेंशन होगी, तुर्की कहेगा कि तुम क्यों अटैक कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इससे इजराइल और तुर्की के बीच भी संघर्ष बढ़ने की संभावना है सीरिया की वजह से। अगर हम तुर्की की बात करें तो सबसे पहला खुशी मनाया किसने? तुर्की ने। दुनिया में सबसे पहला देश था जब वो असद गए तो खुशी मनाया किसने? तुर्की ने। तुर्की ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, ठीक है।
पर दिक्कत क्या है कि तुर्की का भी ऐसा नहीं कि बहुत खुशी मनाने वाली बात है। तुर्की सिर्फ इसलिए खुश है कि दमिश्क पर जो लोग कब्जा किए हैं उसमें एक एक दो आदमी तो हमारा भी है ना, सीरियन नेशनल आर्मी भी है उसमें। लेकिन एचटीएस के साथ उसका संबंध बड़ा जटिल है, समझ रहे हो? तो अब वो भी समस्या बाद में आएगी, अभी तक तो नहीं आई है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि उत्तरी सीरिया में अब तुर्की का प्रभाव बढ़ जाएगा। सैन्य उपस्थिति भी संभव है, हो सकता है कि तुर्की की सेना उत्तरी सीरिया में कई जगह पर कंट्रोल करे। किस लिए कंट्रोल करेगी? तुर्की दुनिया को कहेगा कि हम इसलिए नहीं कंट्रोल कर रहे हैं कि सीरिया की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन कर रहे हैं, हम इसलिए कंट्रोल कर रहे हैं कि कुर्दों के खिलाफ, कुर्दों से हमें टेंशन है और हम कुर्दों के खिलाफ अभियान चलाने में अपनी सेना को रखे हुए हैं। तो जैसे ही तुर्की इंटर करेगा कुर्दों के खिलाफ, तो अमेरिका कहेगा कि भैया ऐसे कैसे, कुर्द हमारे पुराने दोस्त रहे हैं, या मानवाधिकार उल्लंघन के नाम पर वो अमेरिका आ सकता है सपोर्ट में। तो अमेरिका टर्की के बीच एक संघर्ष का बड़ा फ्रंट खुल सकता है उत्तरी सीरिया वाले क्षेत्रों में। तो ये भी एक समस्या है। दूसरा एक बड़ा समस्या है कि जब 2011 में गृह युद्ध छिड़ा था सीरिया में, तो लगभग 30 लाख सीरियाई लोग टर्की में आ गए थे, उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्रों में। आप कभी इंटरनेट पर ऐसे ही सर्च करके अलेप्पो का फोटो देखना, आपको लगेगा कि कैसा खंडहर बना दिया लड़ाई में। तो 2-3 साल में सबसे ज्यादा अगर सीरिया के युद्ध में कोई शहर बर्बाद हुआ तो कौन सा? अलेप्पो। अलेप्पो दूसरा सबसे बड़ा शहर था सीरिया का। तो लगभग 30 लाख लोग सीरिया से कहाँ गए? टर्की गए। स्टार्टिंग में तो एर्दोगन साहब ने खूब स्वागत किया, दिल खोल के स्वागत किया, उनको राहत शिविर दिया, खाना पीना हर चीज दिया। धीरे धीरे वो लोग उनके लिए टेंशन का बात बन गए। 30 लाख लोगों को रखना कोई आसान बात है क्या? तो शरणार्थी को लेकर एर्दोगन को अपने देश में घरेलू समस्याओं और अपनी पार्टी के अंदर ही प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है कि वापस भेजा जाए। तो ये 30 लाख लोग, अब तुर्की क्या चाहेगा कि 30 लाख लोग वापस जाए। और तुर्की का इतना एग्रेसिव रूप से आगे आने के पीछे एक रीजन ये भी है कि तुर्की के संसाधनों पर 30 लाख लोग बोझ बने हुए थे। तो कहीं ना कहीं तुर्की का ये भी है कि जब यहाँ पर जब हो गया, तो अब आपने फोटो भी देखा होगा कि शरणार्थी वापस तुर्की से कहाँ जाने लग गए? सीरिया वापस जाने लग गए। ठीक है, तो ये है दूसरा, कुर्दों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। तो यहाँ पर टर्की एक बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। ईरान का रोल घटा है, रोल किसका बढ़ा है? टर्की का। ठीक है ना? और तुर्की ईरान के बीच सिर्फ सीरिया में लड़ाई नहीं चल रही है, तुर्की ईरान के बीच दुनिया और अलग मुद्दों पे चल रहा है। तुर्की का बॉर्डर लगता है ईरान अपने एक और इशू कभी उस पर डिस्कस करेंगे, अगला हो सकता है अगला उसी पे करें। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच दुनिया में टेंशन चल रहा है। चल रहा है किस क्षेत्र को लेकर? नारगोनो काराबाख, आप नाम सुनोगे ना, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड दोस्ती है, कौन किसका दोस्त है कौन किसका दुश्मन है समझ नहीं आता है। बट एक चीज तो क्लियर है कि तुर्की किसको सपोर्ट करता है? अजरबैजान को। मुस्लिम देश है अजरबैजान भी। ईरान आर्मेनिया को सपोर्ट करता है, जबकि आर्मेनिया ईसाई देश है। तो दोनों के बीच धार्मिक भिन्नता होने के वजह कुछ अपने फैक्टर से ईरान करता है आर्मेनिया को सपोर्ट। अपना फैक्टर यह है कि ईरान चाहता नहीं कि अजरबैजान तेल और गैस के मामले में आगे बढ़े। अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, कैस्पियन सागर के तट पे है। बाकू को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है ना? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है उसका भी एक बड़ा हिस्सा है बाकू। तो अब देखो वहां पर कहानी, वहां पर तुर्की सपोर्ट कर रहा है किसको? अजरबैजान को। और ईरान सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया को, और दोनों एकदम गहरे दुश्मन, दोनों देश लड़ रहे हैं। दोनों देश का सपोर्टर, अब ये दोनों देश भी लड़ रहे हैं, और ये दोनों देश का अगला फ्रंट अब सीरिया में खुल गया। तो कहीं ना कहीं दुनिया में एक अलग दुश्मनी की शुरुआत की गुंजाइश लग रही है कि अब ईरान और तुर्की हो सकता है कि एक गहरे दुश्मन बन के आए। और आज से नहीं, बहुत समय से इनके बीच दुश्मनी चलती आई है मुस्लिम जगत के खलीफा को लेकर। ठीक है, दोनों का अपना बड़ा लंबा इतिहास रहा है। ईरान में ऑटोमन साम्राज्य का रहा है, और तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य का रहा है, ईरान में फारस वाला पूरा साम्राज्य का रहा है। तो दोनों अपने ऐतिहासिक बोझ को लेकर बड़ा बखान करते हैं। इनफैक्ट एर्दोगन साहब का मानना भी है कि भैया हम तो ग्रेट ऑटोमन साम्राज्य के जो ये है लिगेसी है उसको लाना चाहते हैं। और कई बार वो मंच से बोल भी चुके हैं कि अलेप्पो, इदलीब, दमिश्क ये सब तो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, हमारा हिस्सा था। सीरिया वीरिया कोई देश थोड़ी है, हमारे हिस्से को मिला के वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ये सब पुनर्सीमांकन किया गया है। तो ये दोनों देशों के बीच लड़ाई का एक फ्रंट खुलने की गुंजाइश बन रही है अजरबैजान में, सीरिया में। ठीक है ना? हालांकि मैंने बोला भी कि जब पश्चिमी प्रतिबंध था तो तुर्की ईरान को मदद भी किया है। तो कहानी यहाँ भी थोड़ी सी घोंच पहुंच है, ये सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये तीनों की जो खिचड़ी है, तीनों एक दूसरे के, ईरान अमेरिका पटती नहीं है, तुर्की अमेरिका पट नहीं रही है, और ईरान तुर्की जानी दुश्मन अभी बने बैठे हैं।
इन तीनों के भी ट्रायंगल समझ में नहीं आएगा। तो एक निहितार्थ तुर्की को लेकर कॉम्प्लिकेटेड होगा। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका का उद्देश्य यही था कि इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए वो बना हुआ है वहां पे। पहले सद्दाम हुसैन से लड़ने के लिए इराक में बने हुए थे और इराक सीरिया पर अभी इस्लामिक स्टेट से हैं, लगभग 900 के आसपास, ये सब मैं बता चुका हूं आपको। बट दुनिया को अपेक्षा ये है कि आप हस्तक्षेप करिए, आप हस्तक्षेप जानबूझ के करने जाते हैं जहां पे जरूरत नहीं रहती है, और जहां पे जरूरत है हस्तक्षेप करने की वहां पर शांत बैठे हुए हैं। अभी जरूरत है हस्तक्षेप करने की। आईएसआईएस सक्रिय सीरिया में भी है, इराक में भी है, दोनों के बॉर्डर पे है, लेकिन अब बहुत कमजोर हो चुका है। 2015-16 के बाद से आईएसआईएस बहुत कमजोर हो चुका है। अमेरिका ने एक तरीके से उसका खात्मा, क्योंकि आईएसआईएस के अगेंस्ट में सब लड़ पड़े थे, अमेरिका भी उसको खात्मा कर रहा था, असद भी उसको खात्मा कर रहे थे। एचटीएस तो खैर उसी का एक अपडेटेड वर्जन मान लो, ठीक है। बट अब फिर से वो सक्रिय हो रहा है आईएसआईएस। तो दुनिया का ये है कि भैया आप नापातुला हस्तक्षेप ही करिए, लेकिन करिए, एकदम मत छोड़ दीजिए। तभी उसके प्रतिनिधि लोग दमिश्क जाके बातचीत किए हैं, और अमेरिका ने अभी क्या किया है कि एचटीएस के साथ बातचीत भी स्टार्ट किया है। तहरीक हयात तहरीक अल-शाम जो है, जिसका दमिश्क पर कब्जा है, उसके साथ बातचीत स्टार्ट किया है पहले ही। और इसके नेता पे प्रतिबंध लगा रखा है, $10 मिलियन का ये है जोलानिस भाई साहब पे, और इसको भी आतंकवादी संगठन में घोषित कर रखा है, यूनाइटेड नेशन भी, टर्की भी। कुछ वही कहानी आपको नहीं समझ में आ रही कि जो तालिबान के साथ हो रहा था, अच्छा तालिबान बुरा तालिबान। तो तालिबान को आतंकवादी संगठन मानने के बावजूद दोनों में बातचीत चल रही थी, और अल्टीमेटली अफगानिस्तान की सत्ता पे उसको मान्यता दे ही दी गई है, घोषित अघोषित दोनों तौर पे। कुछ वही कहानी सीरिया में भी चलने की गुंजाइश लग रही है। इससे लेकिन दो चीज पूरा होगा। पहला, आईएसआईएस जैसे संगठन को उभरने से रोका जा सकेगा। अब कितनों एचटीएस खराब है, लेकिन कम से कम आईएसआईएस से तो कम बुरा है, वही अच्छा तालिबान बुरा तालिबान। क्या दोनों अलग अलग कहानी है ना? हाँ, ईरान और आईएसआईएस दोनों की अलग कहानी है, उस बाद में उस पर दोनों अलग कहानी है। देखो आईएसआईएस करो, थोड़ा भटक जाएंगे हम लोग, उस पर बाद में करेंगे, बट हाँ अभी ये समझ लो कि ईरान आईएसआईएस के बीच कोई लिंक नहीं है। आईएसआईएस एक आतंकवादी संगठन है, उसका मुख्य जोर बेसिकली ये है कि इस्लामिक मामलों को प्रभुत्व देना। दोनों अमेरिका से लड़ रहा है, बात सही है, बट आईएसआईएस सिर्फ अमेरिका से नहीं लड़ रहा है, वो ईरान समर्थक असद पे भी हमला करता था, है ना? तो दोनों सहयोगी नहीं है, ठीक है। तो दोनों में अगर चूज करना हो, आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन और एचटीएस जैसे संगठन में, तो अमेरिका का मानना है कि एचटीएस जैसा संगठन ही रहे, क्योंकि कम से कम शासन चलाया तो है। इदलिब में 7 साल से लोग शासन चलाए हैं, ठीक है। दूसरा, भूमध्य सागर क्षेत्र में रूस और ईरान के विस्तार को सीमित करना। अब एक कहानी, अभी बड़ी पिक्चर एक और समझ में आएगी जब रसिया आएगा। रसिया का एक बहुत बड़ा नौसैनिक अड्डा है टार्टस नाम के जगह पे सीरिया में, जो कि भूमध्य सागर से लगा हुआ है। अगर आप भूमध्य सागर को अपने मैप में इमेजिन करो और देखो, तो आपको पता चलेगा कि रसिया को अगर दुनिया के हिस्से में जहाज भेजना है तो दो ही जगह से पॉसिबल होता है, या तो अपने ऊपर उत्तरी सागर से, या बाल्टिक सी होते हुए, बाल्टिक सी होते हुए यहाँ लाएगा अटलांटिक में। और नहीं तो दूसरा उसका है कि जो अभी लड़ाई चल रही है यूक्रेन के साथ, तो काला सागर, काला सागर के साथ बास्पोरस की जल संधि, टर्की में जो पड़ता है, बास्पोरस की जल संधि के बाद मरमरा सागर है, और मरमरा सागर के बाद डार्डिनल की जल संधि है, और उसके बाद भूमध्य सागर में आएगा। तो अगर अपने नौसैनिक बेड़े को उसको काला सागर से दुनिया के बाकी हिस्सों में लाना है, तो टर्की होते हुए लाना पड़ेगा उसको। और टर्की भी बहुत अच्छा, मतलब दोस्त तो कहने को है दोनों, लेकिन कभी कभी दोनों आंख भी दिखा लेते हैं एक दूसरे को। तो रसिया को यह है कि सीरिया में उसने आज से नहीं, 1970 के दशक से ही एक नौसैनिक अड्डा बनाया था, और पुतिन साहब ने उसको बहुत बड़े स्तर पर उसको मजबूत किया। उसका नाम है टार्टस, सीरिया में है, भूमध्य सागर से लगा हुआ है, दमिश्क से थोड़ा दमिश्क के अगल बगल ही होगा, वेस्ट साइड में, ठीक है, ऊपर में, नॉर्थ में थोड़ा। तो अब टार्टस अड्डे पर अगर रूस अपना रख रखा है, तो उसको बिना काला सागर गए हुए अपना सारा संचालन वहां से कर सकता है, और असद तो चले गए उसका सहयोगी। तो आप समझ रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। अभी क्या होगा, जिस दिन असद गए 8 दिसंबर को, रसिया ने आधा से ज्यादा टाटस नौसैनिक अड्डे को खाली करके वहां से 10-12 किलोमीटर दूर अपने जहाज को समुद्र में रख दिया था, देखने के लिए कि कहीं हमारे नौसैनिक अड्डे पे हमला न कर दें वो लोग। लेकिन घोषित अघोषित थोड़ा सा दोनों में बन गया आपसी सहमति, अभी पूरी तरीके से पब्लिक नहीं हुई न्यूज। उन लोग ने, विद्रोही समूह ने उस पर हमला नहीं किया है, उस नौसैनिक अड्डे पे। तो ज्यादातर जहाज वापस नौसैनिक अड्डे पे आ चुके हैं, और एक हिमिम करके जगह है, वहां पर उसका एयरफोर्स बेस है। उसी एयरफोर्स बेस से सीरिया में अलग अलग जगहों पे रूस हमला करता आ रहा है। तो रूस का उस एरिया में दो सबसे बड़े नौसैनिक, एक नौसैनिक अड्डा और एक बड़ा हवाई अड्डा है। तो रूस चाहेगा कि हम इस एरिया को छोड़ दें? कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो
दुनिया का ये मानना है कि भैया हम वहां पर आपको एक्टिव रूप से, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री अगर आएगा तो रूस और ईरान दोनों पे कंट्रोल हो जाएगा। एक तो उसके नौसैनिक अड्डे को खाली करवाने में भी मदद मिल सकती है, ठीक है ना। ये सब आपने बोला है कि ब्रिटेन का कहना है कि अमेरिका अपना सैन्य उपस्थिति बनाए रहेगा, लेकिन ट्रम्प भाई साहब कहेंगे ये हमारी समस्या नहीं है। एकदम क्लियर बात, ये हमारी समस्या नहीं है, जो होगा उन लोगों सीरिया के लोग देखेंगे, राइट। अब आते हैं रसिया की बात। रसिया देखो अपने ही यूक्रेन युद्ध में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ऐसा मैं बता चुका हूं आपको कि टार्टस में उसका नौसैनिक अड्डा है। विद्रोहियों से आश्वासन मिला है या नहीं मिला है, पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में यह है कि अभी स्टेटस क्वो मेंटेन है कि अभी हमला नहीं करेंगे। और उसकी योजना भी है कि हम खाली करने का कोई ऐसा स्पष्ट रूप से भी योजना नहीं कि तुरंत खाली कर देंगे, ठीक है। ये मैंने बोला है कि बहुत बड़ा नौसैनिक अड्डा है, गहरे पानी का नौसैनिक अड्डा है, दैट मीन्स वहां परमाणु पनडुब्बियां भी रह सकती है। तो रूस किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि, मतलब एक समझ रहे हो ना, काला सागर का अगर लोकेशन जो मैं बता रहा था कि पूरा टर्की होते हुए गुजरना पड़ता है उसको, तो उसका, और ऊपर से वहां यूक्रेन काला सागर में रूस के कई सारे जहाजों को निशाना भी बना चुका है। आपने देखा होगा कि कई सारे जहाजों को डुबा चुका है यूक्रेन ने, ड्रोन अटैक करके और अलग अलग अटैक्स के माध्यम से, ठीक है। तो रूस को इसलिए भी ये टार्टस का जो अड्डा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी से सैन्य अड्डा खाली करने की रूस की कोई योजना नहीं है, और ना ही विद्रोही समूह अभी तक 8 तारीख से लेकर आज कितना 24 हो गया, 15-16 दिन में रूस के नौसैनिक अड्डे या हवाई अड्डे पे विद्रोहियों ने कोई कब्जा, अथी कोई अटैक या कोई कब्जा करने का प्रयास नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं माना जाना चाहिए कि घोषित अघोषित तौर पे दोनों में कुछ तो बातचीत हुई होगी, है ना। लेकिन अब आते हैं नई कहानी। यहाँ देखो, चूंकि असद और उसके परिवार को रूस दिया है, शरण दिया है, तो क्या विद्रोही समूह इतनी आसानी से मान लेंगे? वो कहेंगे कि आप हमें सौंपो, कहेंगे ना। तो एक कहीं ना कहीं विवाद का विषय बनेगा दोनों के बीच बाद में, संघर्ष का। वो कहेंगे कि ठीक है, हम आपको नौसैनिक अड्डा यहाँ बने रहने देते हैं, असद भाई साहब को दे दो हमें। हाँ, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि रसिया के पुराने पाप, 2015 में जब असद ने सहयोग मांगा तो रसिया ने हजारों बमबारी की, अपने हवाई हमले किए, और इससे सिर्फ क्या एचटीएस को नुकसान नहीं पहुंचा, विद्रोहियों को नुकसान नहीं पहुंचा, इससे आम जनता भी काफी तबाह हुई, पूरा अलेप्पो तबाह हो गया। तो क्या सीरियाई लोग इतनी आसानी से भूलेंगे कि रसिया ने कितना ज्यादा भारी नुकसान पहुंचाया है? तो रूस के अगेंस्ट में वहां आम जनमानस भी है, और रूस के अगेंस्ट में वहां वहां समूह भी हैं, विद्रोही समूह भी हैं। तो रसिया के लिए वहां पर थोड़ा बहुत मुश्किल होने वाला समय है। लेकिन रसिया इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वहां पर उसका एक बहुत बड़ा नौसैनिक अड्डा और हवाई अड्डा है, जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये है। लेकिन रूस सीरिया में बहुत ज्यादा अच्छा, रूस के लोग अधिकारी क्या समझाते होंगे, सोच के देखिए कि ठीक है, अभी बस असद साहब जब जा रहे थे तो उनको बचाने के लिए हमने बहुत ज्यादा हवाई हमले तो किए नहीं, भले वो अपनी परिस्थिति के कारण नहीं किया कि यूक्रेन में फंसा हुआ है, लेकिन जब बातचीत होगी तो रसिया का स्टैंड रहेगा ना कि अगर हमको बचाना रहता असद को, तो बहुत सारे अटैक करते हैं हम, जैसा पहले किए थे। तो पुराने पापों को नए समीकरण के हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसा समझाएंगे लोग। कूटनीति ऐसे ही चलती है। लेकिन पुराने में कर दिए थे, बट अभी देखिए, उनको भगाने में हम ही तो सहयोग किए। अगर हम अटैक करते तो आप आ ही नहीं पाते दमिश्क पे। तो ये एक कहीं ना कहीं रूस का प्लस फैक्टर है। अब ईरान की बात करते हैं। ईरान का हमने ऐसा बोल ही दिया कि ईरानी प्रभाव में एकदम कमी नजर आएगी। एक तो हमास में उसकी कमी दृष्टिगोचर हो गई, हिजबुल्लाह के खात्मे से कमी हुई, तीसरा सीरिया में उसका गढ़ टूट गया, और दमिश्क तेहरान का प्रमुख साझेदार था, मैं आपको बता चुका हूं। बहुत ही ज्यादा मजबूत संबंध थे। एक और मजबूत होने का रीजन है कि दोनों सिया के संप्रदाय के हैं, असद भी सिया संप्रदाय के थे, ईरान तो सिया मुल्क का एक खलीफा है ही। तो दोनों की जो बाथिस्ट सरकार कहा जाता है उसके बीच रणनीति गठबंधन था, जिसको सुन्नी राज्यों द्वारा विरोध किया जाता था, ठीक है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। लेबनान हिजबुल्लाह कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कहानी कर चुका हूँ, ईरान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान किसको कहता है? हमास को कहता है, हिजबुल्लाह को कहता है, हाउतीज विद्रोही को कहता है। ये सब का कहना है उसको कि हमने इसको इसलिए किया क्योंकि सुन्नी राज्यों के प्रभुत्व को कंट्रोल में रखा जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के सर्वोच्च कमांडर को खत्म कर दिया, हमास के सर्वोच्च कमांडर असद को कहाँ मारा है? तेहरान में। हमास का जो चीफ है वो कहाँ मारा गया? तेहरान में मारा गया। हिजबुल्लाह का चीफ कहाँ मारा गया? तेहरान में मारा गया। तो एक तरीके से उसके प्रतिष्ठा पे भी तो आघात है।
पता चला दिल्ली में घुस के पाकिस्तान किसी हमारे मित्र देश के राष्ट्रपति को मार दे रहा है, तो हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान है। तो ईरान की प्रतिष्ठा को भयानक नुकसान पहुंचा है ना। इराक की कहानी आपने पूछी थी, तो इराक इसलिए यहाँ पर उतना ज्यादा रोल प्ले नहीं कर रहा है क्योंकि वो अपनी समस्या में फंसा। इराक में अभी भी कहीं ना कहीं स्थिर सरकार उतनी स्पष्ट रूप से नहीं है। इराक में जब से सद्दाम हुसैन के बाद गया है सरकार, जैसे देखो इराक में क्या है कि मोस्टली जैसे सद्दाम हुसैन जब थे तो सुन्नी थे, ठीक है, तो शिया सुन्नी झगड़ा ईरान इराक के बीच भी युद्ध हुआ है, ईरान इराक बड़ा युद्ध हुआ है। तो जब वहां पर अमेरिका आया तो कहीं ना कहीं वहां पर भी कहानी, खैर उसमें भटकेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। समझ लो इतना सिर्फ कि इराक में अभी जो इराक की सरकार थी वो हाल के वर्षों में ईरान के साथ तेजी से जुड़ रही थी, ठीक है। तो जब इराक की सरकार ईरान से जुड़ रही है और सिया में ईरान चला गया, और इराक के साथ ईरान से जुड़ने का आपको एक इंप्लीकेशन भी दिखा होगा कि ईरान और सीरिया का बॉर्डर मिलता नहीं है, तो सारा का सारा समर्थन इराक के सहयोग से ही तो हो रहा होगा, इराक के थ्रू ही हो रहा होगा, जमीनी स्तर पर जो समर्थन है। तो जब इराक ईरान हितों से जुड़ा हुआ है तो वर्तमान में अपना रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन करेगा ना वो, कि भैया अब ईरान तो वहां से चला गया, अब ईरान चला गया, हमारा बॉर्डर सीरिया से इतना लगता है, तो क्या हम सीरिया से दुश्मनी मोल लेना या ईरान के साथ नजदीकी ज्यादा बनाना क्या हमारे अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होगा या नहीं होगा। तो इराक पर ऐसा प्रभाव है जो कि अभी कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। एक बस टेंशन यहाँ पर ये है कि ईरान जब इतना कमजोर, जब देखो दुश्मन एकदम खूब कमजोर होते जा रहा है, ईरान एकदम कमजोर पे कमजोर होता गया, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप कमांडर्स की मौत, हिजबुल्लाह और हमास का खात्मा, सीरिया में असद का चले जाना, तो उसके पास एक ब्रह्मास्त्र है, परमाणु बम। फिर जैसे पाकिस्तान में जब कुछ भी होता है तो वहां के नेता लोग धमकी देते हैं कि हम लोग परमाणु बम दिखाने के लिए थोड़ी रखे हैं, तो जो आपका सबसे टॉप चीज है उसका धमकी दोगे। तो कहीं ना कहीं ईरान के अंदर फिर से परमाणु वाले मुद्दे को लेकर वहां के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे घरेलू राजनीति में। तो फिर से ईरान और अमेरिका के बीच में एक टेंशन बढ़ सकता है, ईरान पश्चिमी देशों में एक टेंशन बढ़ सकता है, ठीक है ना। भारत पर अभी आएंगे। अच्छा आ ही जाते हैं भारत। अब देखो भारत का क्या है। पहली बात तो कि भारत का एक ब्रॉड ये है कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में या मध्य पूर्व में जब कुछ भी होता है तो भारत के अपने हित इसलिए प्रभावित होते हैं कि एक तो मुद्दा प्रवासियों का है, हमारा बहुत सारा डायस्पोरा वहां रहता है, और दूसरा मुद्दा भारत के ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तेल और गैस की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। सीरिया इस दोनों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, सीरिया में बहुत ज्यादा भारतीय रहते भी नहीं है, और ना ही सीरिया में तेल और गैस ज्यादा है। लेकिन हाँ, नॉर्थ ईस्ट वाला जो सीरिया का क्षेत्र है जो मैं बता रहा था, उस एरिया में भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड काम कर रही है। और साथ ही साथ चाइना के साथ हम लोग, अच्छा यहाँ भारत चाइना अपने में तो लड़ते हैं, सीरिया में सहयोग करते हैं। सीरिया में एक भारतीय कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का चाइना की एक कंपनी के साथ सहयोग है तेल और गैस हासिल करने में नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्रों में। तो भारत के लिए मुद्दा तेल और गैस और प्रवासियों का यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा भारतीय रहते नहीं है, और बहुत ज्यादा ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीरिया महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर ब्रॉडर तौर पे देखें तो भारत का वहां पर व्यापार और निवेश तो है, जैसे मैंने बोला ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, और साथ ही साथ असद हमारे मित्र थे। मुस्लिम कंट्री में एकमात्र असद ही ऐसे रहे हैं जो कि लंबे समय से भारत के कंटिन्यूअस मित्र रहे हैं हर मुद्दे पे। कश्मीर के मुद्दे पर जब पूरा मुस्लिम वर्ल्ड भारत के अगेंस्ट में होता है तो सिर्फ असद ही है, सीरिया ही ऐसा था जो खड़ा होता था भारत के साथ, और उनका स्टैंड ये था असद का, और कई बार वो पब्लिकली भी बोले हैं कि कश्मीर मुद्दा भारत का आंतरिक मुद्दा है, और कश्मीर मुद्दे को भारत कैसे सॉल्व कर रहा है भारत को तय करने का अधिकार है, कैसे और किस तरीके से सॉल्व कर रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर वो भारत के साथ रहे हैं, कहें कि आतंकवाद एक राजनीतिक समस्या है और भारत आतंकवाद से राजनीतिक कारणों से पीड़ित रहा है जैसा कि सीरिया में हो रहा है। तो हम तो भाई अपना राष्ट्रीय हित तो में रहे था ना कि असद वहां सत्ता में बने रहे। तो असद के जाने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ने की गुंजाइश है। क्यों? क्योंकि हमने मुस्लिम जगत में अपना एक विश्वसनीय भरोसेमंद मित्र खोया है। भले वो बहुत पावरफुल मित्र नहीं था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे मुस्लिम के सम्मेलनों में हमारी बात को तो प्रमुखता से रखते थे, हमारे स्टैंड को प्रमुखता से रखते थे। भारत को बहुत ज्यादा तेल और गैस वहां से नहीं मिल रहा था, लेकिन हमारी बात, हमारे एक मित्र देश थे, पहला चीज। दूसरा, हमारा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास में निवेश है, ठीक है। तीसरा, असद के मित्र कौन? ईरान। और भारत भी ईरान से मित्रता काफी अच्छी बढ़ाया है, हालांकि अभी अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रुका हुआ है, लेकिन अब चाबहार बंदरगाह देखिएगा विकास करने में, या इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर चाबहार से लेके मध्य एशिया होते हुए रूस तक जाएगा, यूरोप तक, उसके निर्माण में। तो
तीनों का एक कनेक्ट देख रहे हो आप, दोनों कनेक्शन। असद का मित्र ईरान, हमारे भी एक तरीके से मित्र ईरान, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में ईरान भी नजदीकी शक्ति है। दूसरा एक चीज और देखिए, इस क्षेत्र में हमारा इजराइल भी नजदीकी क्षेत्र है, ये नजदीकी मित्र है। तो जो इजराइल और असद के बीच, आपने मैंने समझाया आपको कि इजराइल और असद के बीच एक अघोषित तौर पर शांति थी, तो हमारे लिए तो कम से कम एक जगह तो चुनौती नहीं थी ना कि कैसे मेंटेन रखें। तो हमारे मामलों में, लेकिन हाँ, अब जब वहां से असद चले गए हैं और इजराइल बार बार बमबारी कर रहा है, तो इजराइल के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन की बात आएगी, क्योंकि सीरिया पे जो लोग अभी कब्जा किए हैं वो भारत से हो सकता है कल के डेट में डिमांड करें ना कि ठीक है, आप हमारे इतने समय से मित्र हैं, आप 1970 के दशक से हमारे गहरे मित्र हैं। तो असद के कारण मित्र थे कि सीरिया के मित्र थे? सीरिया के मित्र थे। तो जब सीरिया पे इजराइल अटैक कर रहा है इतना, तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए। तो भारत के सामने कूटनीतिक चैलेंज आएगा कि किसका सपोर्ट करना है। एक तो हम लोग अभी फिलिस्तीन और इजराइल में अभी अपने अपने हितों को चैलेंज को निपट रहे थे, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर सीरिया के मुद्दे पे भी ये देखने को मिल सकता है ना। दूसरा, सीरिया में असद का पतन हुआ, हिजबुल्लाह खत्म हुआ, हमास खत्म हो रहा है, तो इसका कहने का मतलब कि अमेरिका और इजराइल उत्साहित होगा कि ईरान को हम लोग खत्म करने पे तुल गए हैं। ईरान को हम लोगों ने, हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, ईरान का प्रॉक्सी हमास को खत्म कर दिया हमने, ईरान का सपोर्टर असद को हमने खत्म कर दिया। तो दुश्मन के 3 प्यादे हमने ढहा दिए, अब बचा सिर्फ ईरान, उसको भी ढहा देंगे। मतलब इजराइल और अमेरिका उत्साहित होगा। तो अगर ऐसा कुछ उनका कमजोर करने का प्रयास करेगा और ईरान उसके विरुद्ध में अगर ज्यादा त्वरित प्रतिक्रिया देता है, तो कहीं ना कहीं भारत के सामने कूटनैतिक चुनौती आएगी। ईरान हमारा पारंपरिक रूप से सहयोगी देश रहा है, अलग अलग मुद्दों पे भारत का स्टैंड, हालांकि अभी थोड़ा सा संबंध कमजोर है या रुके हुए हैं, तो अभी कोई हिस्से को छोड़ दे तो ज्यादातर समय ठीक रहा है। ठीक है, तो ये भारत के साथ समस्या आ सकती है। तो इसीलिए भारत बदलते घटनाक्रम पर सतर्कता से प्रतिक्रिया दिया है। भारत ने सिर्फ ये कहा है कि सीरिया की एकता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना है, जो भी लोग वहां काम कर रहे हैं सभी वर्गों और हितों की आकांक्षाओं का सम्मान करना है, और एक ऐसा शांतिपूर्ण और सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया, वही लोकतंत्र वाली बात है। तो हमने आइडियल आइडियल तौर पे बातें की हैं कि भैया आप लोग सबका सम्मान करो, एक अच्छा सीरिया बनाओ, संप्रभु सीरिया बनाओ, राजनीतिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाए। ठीक है। दूसरा, अच्छा ये सब मैं आपको बता चुका हूं कि भारत कश्मीर मुद्दे पर सीरिया कह चुका है किसी भी तरीके से और बाहरी सहायता के बिना हल करने का अधिकार है। इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड तो अब नहीं लेगा वहां का आने वाला गवर्नमेंट। क्यों नहीं लेगा, इसके पीछे एक और रीजन समझो। जो अभी सीरिया पे कब्जा है दमिश्क पे, HTS और SNA का मित्र तुर्की। भारत और तुर्की के बीच 36 का आंकड़ा है, देख रहे हो आप। भारत और तुर्की के बीच पिछले 3-4-5 साल में कितना संबंध बिगड़ चुका है, और पाकिस्तान और तुर्की एकदम गलवहियां कर रहे हैं दोनों। तो तुर्की और पाकिस्तान का जो गठबंधन है वो भारत के अगेंस्ट में बोलता है, और एर्दोगन साहब ऑलवेज कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिए हैं, संयुक्त राष्ट्र में भी और आपसी तौर पर भी। तो जब वहां एर्दोगन का आदमी सीरिया में तैनात हो गया, तो कश्मीर मुद्दे पर क्या हमारा वो साथ देगा क्या? तो जो इतने सालों से, 50 साल से सीरिया हमारा कश्मीर मुद्दे पर एकदम खुल के सपोर्ट करता था, तो हमने एक अपना मित्र खोया है, और ऐसा मित्र खोया है जो कि मुस्लिम कंट्री का मित्र है, जो कि कश्मीर मुद्दे पर उसका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट मायने रख रहा था। तो भारत के लिए तो बहुत ही गंभीर नुकसान हुआ कि असद वहां से चले गए हैं, लेकिन स्टिल भारत ने कहीं ना कहीं एक नापातुला ये किया है। ये सब मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, ठीक है ना। दूसरा, अब कहने को तो HTS एक संगठन है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो जोलानी और जो उदय हुआ, किससे उदय हुआ है? अलकायदा और ISIS से हुआ है। तो कितना भी आप नकाब बदल लो, आपके अंदर का जो चीज है, उम्मीद तो रहेगी ना कि हो सकता है कि फिर से वो तालिबान वाली बात हो जाए। तो अगर वो होगा तो दक्षिण एशिया में भी कश्मीर मुद्दे पर हो सकता है कि चरमपंथियों का, जब से तालिबान सत्ता में आया, तो आपने देखा कि यहाँ कश्मीर में भी घटनाओं में तेजी हो गई थी, वृद्धि हुई घटनाओं में, जम्मू में, कश्मीर में। तो ये यहाँ भी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये सब मैं समझा चुका हूँ आपको कि हमारा वहाँ पे निवेश है। गोलन हाइट्स पर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि गोलन हाइट्स के मुद्दे पर भारत सीरिया के साथ रहा है। क्यों रहा है, अब कहानी समझ में आएगी। जब आप हमारा कश्मीर में सपोर्ट कर रहे हो, तो हम आपको गोलन हाइट्स में कैसे आपका सपोर्ट नहीं करेंगे? गिव एंड टेक। तो इजराइल हमारा भले ही घनिष्ठ मित्र हो, लेकिन हम लोग गोलन हाइट्स के मुद्दे पर सीरिया को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, गोलन हाइट्स को इजराइल को छोड़ देना चाहिए, सीरिया को वापस मिलना चाहिए। बदले में सीरिया कहता है कि कश्मीर भारत का है और भारत किसी भी तरीके से कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए स्वतंत्र है। तो कहीं ना कहीं वो भी टेंशन है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य रहा है ना। और ऑब्वियसली हमने सीरिया को मानवीय सहायता दी थी 2023 के भूकंप के बाद। अब आते हैं लास्ट पॉइंट कि नतीजा क्या।
निर्णायक क्षण है, लेकिन आगे का कोई रास्ता किसी को समझ में आ नहीं रहा है। क्या होगा सीरिया का? आपने पूरी कहानी से समझ में आया ना कि कितना हौच पौच हुआ। तुर्की का अपना हित है, ईरान रूस अपना चले गए लेकिन अपना हित छोड़ना नहीं चाहते हैं। रूस चला गया लेकिन अपना नौसैनिक अड्डा नहीं छोड़ना चाहेगा, हवाई अड्डा नहीं छोड़ना चाहेगा। ईरान चला गया लेकिन इजराइल के अगेंस्ट, ईरान की पूरी बुनियाद है इजराइल को खत्म करने पे, और इजराइल को खत्म करने के लिए इजराइल के बॉर्डर के पास उसका सबसे सहयोगी सीरिया था, और उधर हिजबुल्ला था। हिजबुल्ला समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। सीरिया में असद चले गए। तो रूस और ईरान उधर, टर्की यहाँ मजबूत होना चाहता है। टर्की मजबूत होगा तो ईराइल ज्यादा हमला करेगा। भारत का अपना वहां नुकसान हो रहा है। अमेरिका ज्यादा रुचि लेगा नहीं क्योंकि ट्रंप आ रहे हैं अभी। ट्रंप साफ बोल चुके हैं कि हमारी समस्या नहीं है। तो जब अमेरिका रुचि नहीं लेगा तो टर्की का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिका रहने से कंट्रोल होता, दोनों नाटो कंट्रीज थे, तो कम से कम अमेरिका और तुर्की तो एक दूसरे के अगेंस्ट में सैन्य मामलों में तो नहीं जाते हैं। ऐसा तो नहीं था कि एसए ने अमेरिका पे हमला कर देगा। अगर एसए ने अमेरिकी बेस पे हमला करेगा तो अमेरिका तुर्की को बोलेगा ना कि आप नाटो कंट्री हैं, फिर वो नाटो का मुद्दा आ जाएगा। नाटो में है ना कि आप किसी एक देश, एक सैन्य प्रतिष्ठान पे हमला करोगे तो पूरे नाटो पे माना जाएगा। तो वो कॉम्प्लिकेशन से भी बचाव हो जा रहा है क्योंकि अमेरिका वहां से भागना चाहता है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि एक तो पहली बात राजनीतिक प्रक्रिया में ये होना चाहिए कि चुनाव होना चाहिए ऑब्वियसली। तो चुनाव होने के लिए शांति होना चाहिए। शांति इसलिए भी संभव नहीं दिख रही है एक मोटे तौर पे कि जो एचटीएस है, जो सबसे बड़ा समूह है आतंकवादी, जो दमिश्क पे कब्जा किया हुआ है, हयात तहरीर अल शाम जोलानी वाला, उसके अंदर भी संघर्ष है। उसके अंदर है कट्टरपंथी बनाम सरकार चलाने वाला संघर्ष। मैंने आपको पहले समझाया कि इदलीब में भी जब वो शासन कर रहे थे तो भी लड़ाई हुई थी दोनों में। एक समय तो न्यायोत्तर हत्याएं करते थे, हिजाब पहने पर प्रतिबंध और एकदम कट्टर मुस्लिम सोच, और दूसरे तरफ हो कहीं ना कहीं अपनी छवि भी मजबूत कर रहे थे प्रशासन चलाने वाला। वही सेम चीज यहाँ पे आएगा। तो एचटीएस के अंदर संघर्ष हो सकता है। दूसरा, ये सब अपने मित्र खोजेंगे, जैसे ईरान अपना मित्र खोजेगा, है ना, तुर्की अपना विस्तार करने का अवसर खोजेगा, ये सब ये हो सकता है। तो प्रॉक्सी जो वॉर होगा इसकी वजह से एक सोवरिन सीरिया बनना बहुत मुश्किल है। फिर वही कहानी होगी, उधर कुर्द लड़ रहे हैं। हाँ, इसकी वजह से ये हो सकता है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है उसमें हो सकता है शांति हो जाए, क्योंकि उधर लड़ने वाले और कब्जा जो दमिश्क पे है दोनों सेम ही लोग हैं। तो हो सकता है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर ये हो जाए। ठीक है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए एचटीएस ने बहुत सारे काम किए हैं। सबसे पहले तो एचटीएस ने ईरान की आलोचना की है, जिसको एचटीएस को कोई इशू भी नहीं है, क्योंकि ये तो सुन्नी बहुल है एचटीएस। ईरान असद को सपोर्ट करता था और सिया भी है। तो एचटीएस ईरान का विरोध करने के लिए एचटीएस के पास दो कारण है बड़े बड़े। पहला, सिया सुन्नी विवाद, और दूसरा, ईरान असद का सपोर्ट करता था, तो खुल की आलोचना किया है। दूसरा, अब सीरिया का तुर्की और इजराइल के साथ संबंध कैसा होगा, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। समझ रहे हो ना? मैंने बोला कि एचटीएस का तुर्की से भी बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम अच्छा क्लोज रिलेशन है। एसएनए के साथ है, एचटीएस के साथ नहीं है। सीरियन नेशनल आर्मी के साथ है, एचटीएस के साथ नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। गोलन हाइट्स वाला मैं आपको समझा ही दिया। अब यहाँ पर एक मुद्दा आता है कि इजराइल जो सीरिया, जैसे ही 8 दिसंबर के बाद वहां से असद गए, इजराइल को टेंशन लगा कि इन लोग आएगा हमारा बॉर्डर को फिर अस्थिर करेगा, तीसरा फ्रंट ना खुल जाए। इसके लिए इजराइल ने क्या किया कि बमबारी करके उसके सारे सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। तो अभी जो लोग सीरिया पे कब्जा में, एचटीएस और एसएनए, उन लोग के सामने दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है वैचारिक, कि गोलन हाइट्स पे जो इजराइल ने कब्जा कर रखा है उसको खाली करो। ये वैचारिक प्रश्न है, आज से नहीं कब्जा कर रखा, 1967 से है भाई, पहला। दूसरा प्रश्न है कि जो अभी तुमने हमारे पास इतनी बमबारी की है, अभी भी जब मन करता है तब तुम्हारे जहाज बमबारी कर देते हैं, इसको रोको। तो दोनों में इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है? वैचारिक वाला। ठीक है। तो इसको लेकर बहुत बड़ा टेंशन की बात आगे हो सकती है। ठीक है ना? कुर्दों के साथ मैंने बोला ही आपको कि जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं उसका एचटीएस के साथ कैसा संबंध होगा, इससे डिपेंड करता है उत्तर पूर्वी सीरिया में शांति। एचटीएस के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं है उसका, उसका ज्यादा लड़ाई है एसएनए के साथ। समझो कहानी को, एचटीएस के साथ ज्यादा लड़ाई नहीं है कुर्दों का, हालांकि लड़ाई है, लेकिन ज्यादा लड़ाई किसके साथ है? एसएनए के साथ। एसएनए मतलब तुर्की जिसको सपोर्ट करता है। तो तुर्की सपोर्टेड सीरियन नेशनल आर्मी कट्टर दुश्मन है कुर्दों के सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का। तो जब कब्जा दमिश्क पे एचटीएस और एसएनए का है तो कुर्दों के साथ उसका कैसे रिलेशन होगा, इससे उस क्षेत्र में शांति का पता चलेगा, है ना? दूसरा, लाखों सीरिया शरणार्थी जब वापस सीरिया लौट रहे हैं, जो तुर्की में रह रहे थे 30 लाख लोग, वो किस तरफ अलाइन होंगे? ये भी बड़ा देखने का मुद्दा है कि जो 30 लाख लोग आ रहे हैं तुर्की में,
अगर वो एकदम ही सारा टर्की सपोर्टर निकल जाएगा तो फिर वो कुर्दों से लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जिस जगह पे वो वापस लौट के आ रहे हैं अलेप्पो और उसके आसपास में उत्तर पश्चिमी और उत्तर क्षेत्र में, उसी एरिया में कुर्द रहते हैं। और 2016 में जब 2011-12 में जब कब्जा हुआ था अलेप्पो पर, तो लाखों कुर्दों को भागना पड़ा था वहां से, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है ना। एसटीएस के सामने चैलेंज सब मैंने बोला ही कि जिहादी झुकाव को रोकना, उनके अंदर जो दो धड़े चल रहे हैं, तो एक धड़ा को इस्लामी जिहादी के सामने रोकना, दूसरा एक चीज और है कि मतलब देखो, स्थिर सरकार का मतलब क्या होता है, राजनीतिक प्रोसेस हो, चुनाव करवाया जाए, चुनाव के माध्यम से निर्धारण हो, चुनाव जब होगा प्रशासन होगा, तो प्रशासन का क्या मतलब होता है, न्यायपालिका की एक व्यवस्था हो प्रशासन में। तो यहाँ तो न्यायोत्तर हत्याएं होती हैं। कट्टर इस्लामी सोच में क्या है कि हम रोड पर आपको न्याय देंगे, सर कलम करने की घटनाएं और ये सारी घटनाएं, तो इनके बीच बैलेंस बनाना कहीं ना कहीं एचटीएस के लिए बहुत चैलेंज होने वाला है। ठीक है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्वीकार किए गए मानदंड, मतलब न्याय आधारित व्यवस्था हो, मानवाधिकारों का सम्मान हो, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाए, ये सब एचटीएस करेगा क्या? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर वो तालिबान जैसा वादा करेगा कि नहीं नहीं हम करेंगे, आप सपोर्ट दो, हमें पैसे दो, हमें सपोर्ट दो, तो तालिबान भी ऐसा ही किया था। फिर एचटीएस में जो कट्टरवादी धड़ा है, उसका मानना है कि हमारे जो मुस्लिम भाई बहन पर अत्याचार हो रहा है गाजा और वेस्ट बैंक में, इजराइल कर रहा है, तो जब हम लोग सीरिया पे कब्जा कर लिए तो इजराइल को सबक सिखाएंगे, यरूशलेम पे कब्जा करेंगे। ये तो हर देश उस एरिया में कहता है कि यरूशलेम पर हम कब्जा कर लेंगे, तो इजराइल ये सब सहेगा क्या? तो सीरिया और इजराइल के बीच टेंशन बढ़ने का ये है ना। ये सब मैं बता चुका हूं आपको कि इराक की तरह सीरिया में तेल और गैस नहीं है, इसलिए पुनर्निर्माण में बहुत लोगों की रुचि भी नहीं रहेगी। हमारा हित ही नहीं है, कौन जाएगा उस रेगिस्तान को सही करने? तो ना अमेरिका पैसा देगा, ना यूरोपियन देश पैसा देंगे, पैसा कौन देगा? तो जो युद्ध में तबाह हो चुका, अलेप्पो का आप फोटो देखना, या मैं अभी फोटो दिखाऊंगा लास्ट में, अलेप्पो का फोटो देख के आपको दया आएगी कि कैसा शहर बन चुका है, घोस्ट सिटी बन चुकी है। जो 30 लाख लोग लौट के आ रहे हो, रहेंगे कहाँ? शहरों का निर्माण कैसे होगा? तो ये जो अरबों खरबों डॉलर लगेगा, वो पैसा आएगा कहाँ से? पुनर्निर्माण का टेंशन है। इराक भी, ये दोनों बहुलवादी देश में समझाया कि इराक और सीरिया दोनों में बहुजातीय बहुधार्मिक जगह है और दोनों स्थिर है। दूसरा, अभी से दोनों के बीच मतभेद उभर के सामने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक संकल्प पारित हुआ था, उसमें कहा गया था कि एक क्रेडिबल और इंक्लूसिव राजनीतिक परिवर्तन हो। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, इंक्लूसिव मतलब समावेशी, समाज के सभी वर्ग हो उसमें। सीरिया द्वारा इसे लागू किया गया था पहले, लेकिन अब कहा जा रहा है कि भैया इस संकल्प में आप कुछ अपडेशन करिए तब हम लागू करेंगे। किस मुद्दे पर? महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पे। जैसे तालिबान को भी जब आया जा रहा था, गुड़ तालिबान बैठ तालिबान, तो उसमें देखो बात यह है कि दुनिया में जो लोकतांत्रिक देश हैं, जिसका अगुवा मान लो कि अमेरिका जिसको करता है, तो वो कहता है कि दुनिया में कहीं भी किसी को सपोर्ट करता है तो कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंड हैं, जो मूल्य हैं, जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उसको सम्मान करना है। लोकतांत्रिक मूल्य में क्या आता है? लैंगिक समानता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि महिलाओं को चलने की अनुमति नहीं दोगे, ये सारी चीजें, तो ये सारा चीज यहाँ भी लागू होगा। अब यहाँ जो सीरिया पे जो लोग काबिज हैं टीएस और एसएनए, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसको अपडेट करो महिलाओं वाले मुद्दों को, तो दोनों के बीच एक टकराव हो सकता है। और हम लोग तालिबान के साथ ये सब देख चुके हैं, इसलिए परिणाम पता लगाना अनिश्चित है। ठीक है। तो ये पूरा सीरिया का मुद्दा था। समझ में आया मोटा मोटी क्या कहानी है और कितना कॉम्प्लेक्सन है? क्वेश्चन क्या आ सकता है प्रीलिम्स में? क्वेश्चन आ सकता है देशों के बीच का, शहरों का क्रम आ सकता है, इसमें सिर्फ सीरिया का नहीं आ सकता है, टर्की का भी आ सकता है, इराक का भी आ सकता है, इधर जॉर्डन का भी आ सकता है, इजराइल का भी आ सकता है, ईरान का भी आ सकता है। शहरों को देखिएगा। मेंस में क्वेश्चन क्या आएगा? मेंस में सिर्फ सीरिया विवाद ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या है, भारत के हितों को प्रभावित करने वाले, तो भारत के हित प्रभावित हो रहे हैं ना कश्मीर स्टैंड पे, पूरा डिटेल में हमने देखा कैसे कश्मीर स्टैंड पे। तो हो सकता है कि पूरे मध्य पूर्व में जो ये डायनामिक्स चेंज हुआ है पावर का, इसको जोड़ के क्वेश्चन आ सकता है, या भारत से जोड़कर सिर्फ क्वेश्चन आ सकते हैं कश्मीर मुद्दे पे, या अन्य जो व्यापार निवेश का मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा है, या जो हमारा आतंकवादियों के प्रति जो मुद्दा है उसको लेकर। ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आज क्लोज करते हैं इसी को। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।